बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, इस कहानी की आप इससे पहले 12 किस्तें सुन चुके हैं। अब 13वीं किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। एक लम्हे पहले मैं उसे मासूम गर्दान रहा था, लेकिन जब सरदार ने मुआज़रत की बात की तो मेरे अंदर वही औरत बेजार ज़िशान जाग उठा था। अच्छा छोड़ो इस मौजू को, वो इसरार तर करता हुआ बोला, यूं भी उसने सुबह चले जाना है, बाद में ये जाने और कबील खान जाने। हो सकता है हमसे पहले वो उसी के हाथों निशाना बन जाए। तहखाने में बारूद के अलावा कुछ नहीं था। मैंने फौरन उसकी बात पर अमल करते हुए मौजू तब्दील कर दिया। थोड़ा बहुत एमुनेशन भी पड़ा था, अलबत्ता मुझे अपने काम की कोई चीज़ नज़र न आई, और बारूद तो इतना ज़्यादा था कि इस हवेली की कोई ईंट भी सलामत नहीं रहेगी। अपनी मुंह बोली भाई नुमा बहन को भी अच्छी तरह समझा देना था, ये ना हो हमसे अलहदा होते ही फिर उस हवेली में घुस जाए। तुम्हें बताते वक्त वो भी ये तफसील सुन रही थी। मुझे नहीं उम्मीद कि वो ऐसी गलती कर सकती है। मुमकिन है हमें धोखा दे रही हो। यकीन मानो मैंने औरत के ऐसे ऐसे रूप देखे हैं कि अब किसी औरत पर भी एतबार करने को दिल नहीं चाहता। नहीं, उसकी बातों में हकीकत है। यूं भी ये जिस शीशे को तोड़कर कबील खान की ख्वाबगाह में घुसी है वो मैं देख कर आया हूँ। साफ नजर आ रहा था कि कोई शख्स वो शीशा तोड़कर अंदर दाखिल हुआ है। उसके साथ ये भी तो देखो कि बकौल तुम्हारे जब उसका और तुम्हारा सामना हुआ उस वक्त तुम दोनों एक दूसरे के वजूद से बेखबर थे। तो ऐसी हालत में उसे अपने हाथों में क्लचंकोफ लेकर घूमने की क्या जरूरत थी। 2 और 2 4 की तरह ये बात वाजे है कि वो खुद तुम्हारी तरह हवेली वालों की दुश्मन थी, और सबसे बढ़कर ये बात कि तुमने उससे कबील खान की जात के मुतल्लिक कोई ही सवाल नहीं किया था। अच्छा, ज्यादा तरफदारी की जरूरत नहीं। मुझे यकीन आ गया कि वो तुम्हारी मुंह बोली बहन है। अब जाओ आराम करो, मुझे यूं भी नींद नहीं आ रही। ठीक है यार, जब नींद आने लगे तो मुझे जगा देना। उठकर अपने थैले से स्लीपिंग बैग निकालने लगा। सरदार लेटने के चंद लम्हों बाद ही सो गया था। दिन भर की भागदौड़ के बावजूद नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। बैठे हुए जाने कौन कौन से ख्यालात मेरे दिमाग में गर्दिश कर रहे थे। माहीन की बेवफाई, जेनिफर का दोगलापन, रुमाना की बेवकूफ़ी, अबू जान की बहू और बच्चे की ख्वाहिश, फूफो जान अपने मौजूदा हालात, अपनी जान की कुर्बानी देकर मुझे बचाने वाला उस्ताद सादिक, मुझे स्नाइपर और हथियारों की समझ बूझ अता करने वाला राव तसव्वुर, उस्ताद उमर दराज, अपना यार अवैस, और फिर अजीबो गरीब किरदार की मालिक पलवशा। मैं इन्हीं ख्यालात में खोया रहा, यहाँ तक कि फिजाओं का सीना चीरती हुई अजान की पुरनूर आवाज मेरे कानों तक पहुंची। गर्म चादर अपने बदन के गिर्द लपेटता हुआ मैं गार से बाहर निकल आया। पानी की 4 खाली बोतलें भी मैंने हाथ में पकड़ ली थी। 600-700 गज के फासले पर चश्मा मौजूद था। ठंडे पानी से वुजू करके मैंने बोतलें भरी और गार में वापस लौट आया। आग कब की बुझ चुकी थी। सरदार के लेटने के बाद मैंने आग जलाने की जरूरत ही महसूस नहीं की थी। इस वक्त अच्छी खासी खनकी महसूस हो रही थी। चूल्हे में लकड़ियां रखकर मैंने लाइटर से आग जलाई और चादर बिछाकर नमाज अदा करने लगा। नमाज भी अजीब शान वाली इबादत है। लगता है इंसान ने अपने रब से मुलाकात कर ली हो। सारी दुनिया से अपने दुख दर्द छुपाने वाला इंसान अपना एक एक गम, कमी, परेशानी अपने रब की बारगाह में बयान करते हुए कोई झिझक महसूस नहीं करता। मैंने भी दुआ के लिए हाथ उठाते हुए अपनी सारी परेशानियां, सारे दुख, सारी मुसीबतें अपने मालिक के हजूर रखती थी। चादर झाड़ कर मैंने थैले पर रखी और चाय बनाने लगा। उसी वक्त सरदार की नींद से बोझल आवाज मेरे कानों में पड़ी, क्या टाइम हुआ है? अगर कोशिश करो तो नमाज पढ़ सकते हो। मुझे जगाया क्यों नहीं? स्लीपिंग बैग की जंजीर खोलकर वो बाहर निकल आया। नींद ही नहीं आ रही थी। अच्छा मैं नमाज पढ़ लूं, कहते हुए वो गार से निकल गया। उसकी वापसी तक मैं चाय बनाकर पी भी चुका था। वो नमाज चश्मे के किनारे ही पढ़कर लौटा था। अपने लिए गिलास में चाय डालकर उसने थैले से बिस्किट निकाले और नाश्ता करने लगा। अब क्या इरादा है? बिस्किट को दांतों से काट कर उसने चाय का बड़ा सा घूंट लिया। चाय पीकर निकलते हैं, ताकि धमाका होने के बाद हम इस इलाके से काफी दूर जा चुके हों। ठीक है। असबात में सर हिलाते हुए उसने सोई हुई पलवैशा को आवाज दी, पलवैशे। जी भाई। स्लीपिंग बैग से बरामद होते हुए उसने तोबा शिकन अंगड़ाई ली। मैं उसके बदन से नजरें चुरा कर गार से बाहर देखने लगा, जहां सूरज तलू हो रहा था। सरदार ने पानी की बोतल उसकी जानिब बढ़ाकर कहा, मुंह हाथ धो लो। पानी की बोतल लेकर वो लंगड़ाते हुए गार से बाहर निकल गई। इस लंगड़ाहट में भी एक खास किस्म की रवानी नजर आ रही थी। मर्दाना कमीज उस पर काफी खुली थी, लेकिन वो बेढंगा लिबास भी उसकी खूबसूरती को नहीं गहना सका था। ये कहना बेजाना होगा कि वो लिबास किसी भी फैशनेबल लिबास से ज्यादा उस पर जच रहा था। हाथ मुंह धोकर वो अंदर आई और मेरी चादर उठाकर चेहरा खुश करने लगी। मैंने तंजिया अंदाज में कहा, वैसे इतना इखलाक इंसान में होना चाहिए कि किसी की चीज इस्तेमाल करने से पहले मालिक से इजाजत मांग ले। हाँ ये है ना रेशम कौखाब की चादर कि यूं भपतियां कस रहे हो, और बिलफर्ज मैंने ये गंदी चादर इस्तेमाल कर भी ली थी
तो तुम्हें ही इखलाक का मुजाहरा कर लेना चाहिए था। ये कहते हुए सरदार को मुखातिब हुई, सरदार भाई अगर पानी की और बोतल मौजूद है तो मैं दोबारा हाथ मुंह धोना चाहूंगी। पलवैसे बेवकूफ़ों सी बातें न किया करो, चाय पियो। अगर चाय इसने बनाई है तो मुझे ना बताना, वरना मैं पी नहीं सकूंगी। ये कहकर वो चौकी के करीब आकर बैठ गई थी। उसने चुप रहना तो सीखा ही नहीं था। अजीब बदमिजाज, झगड़ालू और बातूनी लड़की थी। मुझे मालूम था कि अगर मैं ये कह भी देता कि वो चाय मैंने बनाई है, तब भी वो चाय पीने का कोई न कोई रास्ता निकाल लेती। सरदार ने चाय का गिलास भरकर उसकी जानिब बढ़ाया और साथ 3-4 बिस्किट भी उसके हाथ में पकड़ा दिए। आम बिस्किटों के बरक्स ये काफी मोटे और लंबे बिस्किट थे। 3-4 बिस्किट खाकर आदमी पूरा दिन मजीद कुछ खाए बगैर आराम से गुजार सकता था। चाय में डुबोकर बिस्किट खाते हुए उसके जबड़ों पर कोई जोर नहीं पड़ रहा था। वो आराम से सारे बिस्किट खा गई। उसके चाय पीने तक हम अपना सामान समेटकर सफरी थैलों में डाल चुके थे। कबील खान के आदमियों से छीनी हुई फोल्डिंग बट की क्लाशिंकोफें भी हमने थैलों ही में डाल ली थी। पलवैशा की क्लाशिंकोफ उसकी जानिब बढ़ाते हुए सरदार ने पूछा, तुमने कहाँ जाना है? वो इत्मीनान भरे लहजे में बोली, फिलहाल तो तुम्हारी मेहमान हूँ। मैंने बिफर कर कहा, ऐसा सोचना भी मत। मैं सोचने में वक्त ज़ाया नहीं किया करती, जो करना हो कर गुजरती हूँ। वैसे भी मैंने तुमसे नहीं पूछा, मैं अपने भाई को बता रही हूँ। ठीक है, जाओ अपने भाई के साथ। मैं ट्रकनोव राइफल कंधे पर उठाकर चल पड़ा। सरदार ने लजाजत भरे लहजे में मुझे आवाज दी, यार राजे, बात तो सुनो। मैंने रुककर उसकी तरफ मुतवज्जा होते हुए तंजिया अंदाज में कहा, जी खान साहब। वो मुल्तजी हुआ, अंगुराड़े तक तो ये हमारे साथ जा सकती है ना? उसने उर्दू में बात की थी, इसलिए मैं भी उर्दू में जवाब देने लगा। हम अंगुराड़े नहीं जा रहे। तो कहाँ जा रहे हैं? उसके लहजे में हैरानी दर आई। रगजई। सरदार ने कहा, तो ये वहां तक चली जाएगी। मैंने पूछा, उसके बाद क्या होगा? वहां से इसकी मर्जी, जहां जाना चाहे। तुम किसी मुस्तनद डॉक्टर से मेरा इलाज कराओगे, मुझे नया लिबास खरीद कर दोगे, इसके बाद शायद मैं तुम्हारी जान छोड़ दूं। उसकी बात से मुझे अंदाजा हुआ कि वो उर्दू जुबान ज्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत जानती है। मैंने कड़े तेवरों से उसे घूरा, लेकिन उसने नजरें चुराने की कोशिश नहीं की थी। बहुत ही नडार, बेबाक और बेपरवाहाना अंदाज की मालिक थी। उसके चेहरे के तासरात को देखकर बिल्कुल भी यह अंदाजा नहीं होता था कि वो 17-18 साल की दुशीसा है। उसके बरक्स वो पुरएतमाद और हौसला मंद मर्द लगती। यकीनन कम उम्री ही में उसने हालात से मुकाबला करना सीख लिया था। मैं उसकी बात का जवाब दिए बगैर चल पड़ा। एक मशवरा था सरदार भाई। गार से निकलते हुए वो सरदार को मुखातिब हुई। उसकी आवाज बहरहाल इतनी ऊंची जरूर थी कि मेरे कानों तक पहुंच गई। सरदार ने कहा, बोलो। यहाँ से रगजई का फासला करीबन 20-22 किलोमीटर होगा और तमाम रास्ता पहाड़ी है। शायद शाम की अजान हमें रस्ते ही में हो जाए। उसके बरक्स अंगुराड़े का फासला 5-6 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होगा और वहां से रगजई के लिए वैगन वगैरह भी मिल जाएगी। उसका मशवरा रद्द करने के काबिल नहीं था। यूं भी वहां से रगजई जाने का इरादा मैंने इसलिए किया था कि मेरी नजर में अंगुराड़े के मुकाबले रगजई नजदीक था। अंगुराड़ा 5-6 किलोमीटर के फासले पर कैसे हो सकता है, जबकि आते वक्त हमें 13-14 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ा था। पलवैशा की बजाय मैं सरदार को मुखातिब हुआ। पलवैशा से बात करते हुए मुझे झिझक महसूस हो रही थी। वह जवाब देने के बजाय पलवैशा की जानिब देखने लगा। तुम लोग खड़कले वाली सड़क पर चलकर आए होगे। वो गाड़ी का रास्ता है, वरना पैदल जाने के लिए 5-6 किलोमीटर से ज्यादा फासला नहीं होगा। किस तरफ जाना होगा? इस मर्तबा भी मैं सरदार ही को मुखातिब हुआ था। वो सरदार के पूछने का इंतजार किए बगैर घोड़े की जिन नुमा एक पहाड़ी की जानिब इशारा करते हुए बोली, हमें उस पहाड़ी के दाएं किनारे की सीट लेना होगी। मैं कोई तबसरा किए बगैर मतलूबा जानिब मुड़ गया। वहां तक हमें पौन घंटा लग गया था। पहाड़ी के करीब पहुंचते ही उसने कहा, पहाड़ी की दाईं ढलान पर होकर आगे बढ़ते जाओ। पहाड़ी के ऊपर चढ़ने की कोई जरूरत नहीं। वो ढलान अबूर करके हम एक नाले में उतर गए। 20-25 मिनट इस नाले में चलने के बाद वो नाला अंग्रेजी के हर्फ वाई की तरह 2 शाखों में बट गया था। बाएं जानब नाले के संगम पर मुझे रुकते देखकर उसने बाआवाज बुलंद पुकारा। इस वक्त सरदार मेरे साथ चल रहा था। वो हमसे चंद कदम पीछे चलते हुए शायद कुछ गुनगुना रही थी। हम जूं ही बाएं जानब मुड़े, उसने दोबारा आवाज दी, सरदार भाई। सरदार के साथ बेख्तियार मैं भी मुड़कर उसकी जानिब देखने लगा। उसने उंगली उठाते हुए कहा, मुझे 2-3 मिनट लगेंगे। ये कहते हुए एक पत्थर की चट्टान के पीछे गायब होगी। हम चंद कदम आगे चलकर 2 साफ पत्थरों पर बैठ गए। राजे, एक बात कहूँ? सरदार ने मौजू गुफ्तगू तब्दील किया। इससे पहले हम डी ब्लॉक जाकर वहां से बैरट M107 को लाने की बात कर रहे थे। हमें उम्मीद थी कि मेजर औरंगजेब ने अब तक उसका एमुनेशन मंगवा लिया होगा। मैंने मुंह बनाते हुए कहा, मेरे न कहने से तुमने कौन सा बाज आ जाना है। मुझे लगता है पलवैशा तुम्हारी जात में खासी दिलचस्पी ले रही है। खान साहब, पहली बात ये तुम्हारा ज़हनी खलजान है, और दूसरा उसके बाद मैं तुम्हारे मुंह से इस मौजू पर कोई गुफ्तगू न सुनूं। इसमें मर्ची जमाने की क्या जरूरत है? मैंने तो ये नहीं कहा कि उसे अपना लो। सरदार को मेरी बात खासी महसूस हुई थी। और ज़ात मेरे लिए कितनी काबिल नफरत है, इसका अंदाजा तुम्हें अब तक नहीं हुआ। अच्छा ठीक है यार,
छोड़ो इस मौजू को। यूं भी तुम में पहले वाली हंसमुख, इखलाकी और ठंडे मिजाज वाले जिशान की कोई बात बाकी नहीं रही। मैं जा रहा हूँ, अपनी बाजी साहब को साथ लेते आना। इखलाक से आरी लहजे में कहते हुए मैं आगे बढ़ गया। उसके बाद अंगुराड़े तक मेरे करीब नहीं आया था। वो और पलवैचा 20-25 कदम का फासला रखकर मेरे पीछे पीछे चलते रहे। वो नाला बतदरीज गहराई में उतरता चला गया। नाले की इख्तिताम पर पहाड़ी खत्म हो रही थी और किलोमीटर भर के फासले पर अंगुराड़े की आबादी नजर आ रही थी। बिलाशुबा पलवैचा हमें नहायत मुख्तसर रास्ते से वहां तक ले आई थी। घड़ी पर निगाह दुड़ाई तो 10 बजते दिखाई दिए। आबादी शुरू होते ही वो दोनों तेज कदमों से चलते हुए मेरे करीब आ गए। मुसलसल चलने की वजह से पलवैचा की चाल में भी लंगड़ाहट कम हो गई थी। कमांडर नसरुल्ला खान खोजल खील की बैठक में जाएंगे? सरदार ने मेरे करीब आते ही पूछा। जी हाँ, और मोहतरमा को अब खुदा हाफिज कह दो। अगर मैं सिफारिश करूं कि सुबह तक ये हमारे साथ ही रहेगी, कोई जरूरत नहीं। मैं बिफर गया। सरदार ने दुख भरे लहजे में कहा, यार मेरा इतना हक नहीं बनता कि मुंह बोली बहन को 1-2 रातें अपने साथ रख लूं। मुझे एहसास हुआ कि पलवैचा के बारे में मैंने कुछ ज्यादा ही सख्त रवैया रख लिया था कि उसकी दुश्मनी में सरदार की दोस्ती को भी पसे पुष्ट डाल दिया था। ठीक है, अगर तुम मिस्र हो तो सुबह आखिरी हद है। इसके बाद अगर तुमने इसरार किया तो मैं खुद चला जाऊंगा। मैं जानता हूँ, वो ममनूनियत भरे लहजे में बोला। वो हमारी गुफ्तगू से अनजान बनी दाएं बाएं का जायजा ले रही थी। कमांडर नसरुल्ला खान खोजल खील की बैठक की तरफ जाते हुए उसने सरदार से चादर लेकर मफरल की तरह अपने चेहरे के गिर्द लपेट ली थी। मुझे लगा वो किसी से अपनी शक्ल छुपाना चाह रही है। उसका अंदाज मुझे काफी मशकूक लगा था, लेकिन मैंने कुछ कहने से गुरेज किया था। बैठक को ताला लगा था, जिसकी एक चाबी हमारे पास भी थी। ताला खोलकर हम अंदर दाखिल हुए। दरवाजा कुंडी करते ही उसने चेहरे के गिर्द लिपटी चादर खोल ली। सरदार ने कहा, मेरा ख्याल है कि कमांडर नसरुल्ला को तकलीफ देने की बजाय बाजार से खाना मंगवा लेते हैं। नहीं, मैंने नफी में सर हिलाया। अगर उसे मालूम हो गया तो बहुत बुरा मनाएगा। तो उसने सवालिया अंदाज में पूछा, तो ये कि उसे बुला लेते हैं। ये कहकर मैंने बैठक से बाहर निकलकर उसके घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलने वाला वो खुद था। पुरतपाक मुआनके के बाद उसने मेरी खैरियत दरियाफ्त की। अल्हम्दुलिल्लाह मोहतरम, हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। मेरा ख्याल है खाना ले आऊं? जी हाँ, अगर तैयार है तो। बिल्कुल तैयार है, उसने कतई कलामी करते हुए कहा। अच्छा, हमारे साथ एक मेहमान भी मौजूद है। खुश आमदीद, मेरी खुशकिस्मती। उसने खुशी का इजहार किया। बैठक में आकर मैंने सरदार को कमांडर नसरुल्ला खान की आमद का बताया। पलवैचा ने एक मरतबा फिर चेहरे के गिर्द चादर लपेट ली। मेरी तरह सरदार को भी उसका ये फिल अजीब लगा था। वो पूछे बिना नहीं रह पाया था। चेहरा छुपाने की क्या जरूरत आन पड़ी। वो इत्मीनान भरे लहजे में बोली, क्योंकि कमांडर नसरुल्ला खान मेरा उस्ताद है और मैं नहीं चाहती कि वो मुझे पहचान ले। उस्ताद? सरदार के लहजे में हैरानी थी। लंबी कहानी है। पलवैचा ने जवाब देने से गुरेज किया था। उसी वक्त कमांडर खाने के बर्तन लिए नमूदार हुआ। पलवैचा नजर झुकाकर नीचे देखने लगी। सरदार से हाथ मिलाकर कमांडर नसरुल्ला ने उसकी जानिब भी हाथ बढ़ा दिया था। उससे हाथ मिलाते हुए भी पलवैचा ने अपनी नजरें झुकाए रखी थीं। लेकिन कमांडर नसरुल्ला ने इस बात पर ध्यान दिए बगैर कहने लगा, आप लोग खाना खाएं, मैं कहवा लेकर आता हूँ। मैंने कहा, आप भी हमारे साथ शामिल होना। नहीं, मैं खाना खा चुका हूँ। दिन का खाना मैं 10 बजे तक खा लेता हूँ, कहकर वो बाहर निकल गया। पलवैचा के जबड़ों में अभी तक दर्द हो रहा था। वो मुश्किल आधी रोटी चबाकर पीछे हो गई। सरदार को भी मालूम था कि उसने खाने से क्यों हाथ खींचे हैं। ख्वामुखा की बदमजगी से बचने के लिए उसने पलवैचा से पूछने की जरूरत महसूस नहीं की थी। हमारे खाना खाने तक कमांडर नसरुल्ला कहवा ले आया था। हमारे लिए प्यालियों में कहवा अंडेल कर उसने बर्तन समेटे और दोबारा बाहर निकल गया। उसके वापस आने तक हम कहवा की प्यालियां खाली कर चुके थे। उसने पूछा, कुछ और चाहिए हो? उसके अंदाज से जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि वो पलवैचा को पहचान गया है, इसीलिए वो उसकी जानिब देखने से गुरेज कर रहा था। अब ये बात मुझे वाजे नहीं थी कि आया वो पलवैचा को बतौर पल्लू खान पहचानता है या वो उसकी पलवैचा वाली असलियत से वाकिफ है। अगर वो मुअख्खर जिक्र असलियत से वाकिफ होता तो कभी भी उससे हाथ न मिलाता। नहीं, कुछ चाहिए तो नहीं, अलबत्ता ये अपने साथ लेते जाए। मैंने अपने और सरदार के थैलों से क्लशंकोफे निकाल कर उसकी जानिब बढ़ा दी। वो मुस्तफसर हुआ, इनका क्या करना है, ये माले गनीमत है, हमने कबील खान के आदमियों से छीना है, मजीद कमांडर अब्दुल हक से पूछ लेना। समझ गया। तीनों हथियार और कहवे के बर्तन उठाकर वो बैठक से निकल गया। मुझे तो सख्त नींद आ रही है। चारपाई पर लंबा होते हुए मैंने सरदार को कहा, अगर तुमने भी लेटना है तो दरवाजा अंदर से कुंडी कर देना। सरदार ने कहा, नहीं, हम जरा बाजार तक जा रहे हैं। ठीक है, कहकर मैंने आंखें बंद कर ली। चंद लम्हों में मैं गहरी नींद सो गया था। मेरी आंखें दरवाजा खुलने की वजह से खुली थी। इससे पहले कि मैं उठकर आने वाले का जायजा लेता, मेरे कानों में सरदार की आवाज पड़ी। वो पलवैचा को कोई बात कह रहा था। उठने का इरादा तर्क करके मैंने फिर से आंखें बंद कर लीं। आपका दोस्त तो अभी तक नहीं जागा। चारपाई की चिचराहट के साथ पलवैचा की आवाज उपरी। सारी रात जागता रहा है, 5-6 घंटे तो सोएगा ना। सारी रात क्यों जागता रहा है? पलवैचा की आवाज पे हैरानी थी। मालूम नहीं, सरदार ने जान छुड़ाने वाले अंदाज में कहा। अच्छा भाई, मेरी दरख्वास्त पर गौर किया कि नहीं? देखो पलवैचे,
मैं अपनी मजबूरी तुम्हें बता चुका हूँ। अगर ये मुमकिन होता तो मुझे भला क्या मसला था, इसमें नामुमकिन की क्या बात है। अगर आप कहें तो मैं आपके दोस्त से बात कर लेती हूँ, बल्कि मैं कबील खान की मौत के बाद इसे कत्ल करने का इरादा भी मुलतवी करने को भी तैयार हूँ। सरदार ने उसे झिड़का, तुम्हारी इन्हीं बातों से वो चिढ़ता है। भाई यकीन करो, मेरी वजह से आप लोगों को सहूलत ही मिलेगी। मैं इस इलाके से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, आपकी बहुत अच्छी रहनुमाई करूंगी। अच्छा, तुमने ये नहीं बताया कि कमांडर नसरुल्लाह तुम्हारा उस्ताद कैसे हो गया। सरदार ने उसके इसरार से तंग आकर मौजू तब्दील करने की कोशिश की। भाई कहा तो था कि लंबी कहानी है, पलवैशा ने इस मौजू से पहलू तही करना चाहिए, तो मुख्तसर करके सुना दो। सरदार मिसर हुआ। अबूजान कबील खान का लश्करी था। उस वक्त कबील खान असले और मंशियात की स्मगलिंग करता था। एक दिन उस खबीज की नज़र मेरी बड़ी बहन पर पड़ी। वो उस वक्त 17 साल की थी और खुद से 4 साल छोटे भाई के साथ बकरियां चरा रही थी। उस पर नजर पड़ते ही कबील खान ने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि मेरी बहन को पकड़कर गाड़ी में डाल लें। 2 आदमियों ने मेरी मासूम बाजी को पकड़कर जबरदस्ती गाड़ी में घसीट दिया। भाई इस वक्त थोड़ी दूर खड़ा था। बाजी को बचाने के लिए वो दीवाना वार भागा। उसके करीब पहुंचने तक गाड़ी आगे बढ़ गई थी। उसने चलती गाड़ी पर चढ़ने की कोशिश की, मगर एक जालिम ने उसे लात मार कर नीचे गिरा दिया। हमारी बदकिस्मती के नीचे गिरते हुए भाई का सर एक पत्थर से टकराया और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। उसे एक मोटरसाइकिल सवार ने देखा जो हमारे गांव से गुजरकर अंगुराड़े की तरफ जा रहा था। भाई का लहूलुहान जिस्म देखते ही वो लोगों को इतला देने के लिए वापस पलटा, मगर जब तक लोग उसके पास पहुंचते वो बाकी नहीं रहा था। अबूजान इस वक्त पंजाब गए हुए थे। घर में मैं और अम्मी जान अकेली थी। लोग जब भाई की लाश उठाकर लाए तो घर पर गोया कयामत टूट पड़ी। भाई के मौत के साथ हमें बाजी के गायब होने की फिक्र खाई जा रही थी और ये फिक्र अबूजान की वापसी से पहले एक और क़यामत की सूरत में जाहिर हुई। भाई के मौत के चौथे दिन हमें बाजी की लाश भी मिल गई थी। इस तरह के मरने से पहले वो कई अफराद की दरिंदगी का शिकार हुई थी। अबूजान वापस आए तो कई दिन तक तो इस सदमे से बाहर ना आ सके। उसके बाद उन्होंने कातिल की तलाश की कोशिशें शुरू कर दी। कबील खान के मुहाफिजों में अबूजान का एक दोस्त शामिल था। उसने अबूजान को असल वाक़े की इतला दे दी। यूं भी अबूजान को पहले पहल से कबील खान पर शक था, क्योंकि उसकी दरिंदगी का शिकार होने वाली बाजी पहली लड़की नहीं थी। इससे पहले भी कई लड़कियां उसकी हवस की भीड़ चढ़ चुकी थीं। जवान बेटे की मौत और मासूम बेटी के साथ होने वाली दरिंदगी बरसलूक ने अबूजान को कुछ सोचने के काबिल नहीं छोड़ा था। वो क्लाशनकोफ उठाकर कबील खान के खिलाफ चढ़ दौड़े, मगर वो खबीस तैयार था। उसके मुहाफिजों ने अबूजान को उस तक पहुंचने के लिए जिंदा न छोड़ा और यूं हमारा भरा पूरा घर एक जालिम की हवस का शिकार हो गया। मैं इस वक्त 9 साल की थी। मुझसे 2 छोटे भाई पैदा होने के साथ ही फोत हो गए थे। वो अबूजान की वाहिद वारिस मैं थी। जिस वक्त ये वाक़या पेश आया उस वक्त भी अम्मी जान उम्मीद से थी। हम अलामखील छोड़कर अपने रिश्ते के मामू के पास चले गए। उनका ताल्लुक तहरीक तालिबान से था। तहरीक तालिबान से मेरी मुराद मुजाहिदीन तालिबान से है। इस वक्त तक नकली और दहशतगर्द तालिबान अभी तक पैदा नहीं हुए थे। मामू जान जो अम्मी जान के चचा ज़ाद भाई थे, लेकिन उन्होंने हमारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। अम्मी जान ने मामू जान से दरख्वास्त की कि मुझे इस काबिल बना दें ताकि मैं अपने बाप भाई बाजी के कत्ल का बदला ले सकूं। अम्मी जान की वाहिद उम्मीद मैं ही थी। गो चंद माह बाद अल्लाह पाक ने मुझे एक और भाई के तोहफे से भी नवाजा था, मगर वो अभी तक 8 साल का बच्चा है। मामू जान ने साफ इनकार कर दिया कि मुजाहिदीन के कैंप में किसी लड़की को तरबियत नहीं दी जाती। तब अम्मी जान ने इल्तिजा की कि वो मुझे लड़के के रूप में साथ ले जाएं। हमारे साथ होने वाला जुल्म ऐसा नहीं था कि मामू जान अम्मी जान की इल्तिजा टाल सकते। वो मुझे लड़का बनाकर साथ ले गए। अबूजान बाजी और भाई की मौत ने मुझे भी सरापा इंतकाम बना दिया था। मैं लड़का बनकर तरबियत हासिल करती रही। वहाँ हमें दीनवी और दुनियावी तालीम के साथ लड़ने भिड़ने की तरबियत भी दी गई। कमांडर नसरुल्लाह साहब भी मेरे उस्ताद में से हैं। आप हमें मुख्तलिफ किस्म के हथियारों की तरबियत देते थे। पिछले 2-3 साल से मेरे अंदर बतदरीज ऐसी जिस्मानी तब्दीलियां वकू पजीर होने लगीं कि मेरा मर्दों के दरमियान रहना मुश्किल हो गया था। अपने जिस्मानी खतूत छुपाने के लिए मुझे खुले लिबास का सहारा लेना पड़ता था। हाथापाई की तरबियत से भी मैं एहतजाज बरतने लगी थी और अब 3 माह हो गए हैं कि मैंने मुजाहिदीन का कैंप छोड़कर घर आ गई हूँ। वो खबीज अब पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है, जबकि मैं उसके खिलाफ अकेली हूँ। लड़के के रूप में मैंने उसके 2-3 करीबी मुहाफिजों से दोस्ती गांठ ली है। उन्हीं की वसातत से मुझे इस खबीज के बारे थोड़ी बहुत मालूमात मिल जाती है। मुजाहिदीन के पास से आने के बाद से मैं मुसलसल किसी मौके की तलाश में हूँ और यही वजह है कि एक मजबूत सहारा समझते हुए मैं आपसे दरख्वास्त कर रही हूँ कि मुझे अपने साथ रहने दो। कम अज कम कबील खान की दुश्मनी की मजबूत वजह हमारे दरमियान मुश्तरक है। मुकम्मल तफसील बताते हुए आखिर में वो अपनी पुरानी दरख्वास्त दोहराना नहीं भूली थी। सरदार ने मानी के लहजे में पूछा, हमारी कबील खान से दुश्मनी की वजह मालूम है? नहीं। उसने नफी में सर हिलाया।
यूं भी मैं वजूहात की तलाश में वक्त बर्बाद नहीं करती। सरदार ने इंकशाफ करते हुए कहा, हमारा ताल्लुक पाक आर्मी से है और कबील खान एक दहशतगर्द है। इसके ताल्लुकात मुल्क दुश्मन अनासर से भी है। हमारे और उसकी दुश्मनी की वाहिद वजह यही है। क्या? उसके लहजे में हद दर्जा की हैरानी भरी थी। कहीं आप दोनों वही तो नहीं हो जिन्होंने पिछले दिनों कबील खान के 2 दर्जन से भी ज्यादा आदमियों को मौत के घाट उतार दिया और इसके साथ उसके सबसे अहम कमांडर रोशन खान को भी लंगड़ा कर दिया? तुम्हें ये सब कैसे मालूम? बताया तो है, उसके चंद करीबी आदमियों से भी थोड़ी बहुत दोस्ती गांठ रखी है। गो वो मेरी शक्ल सूरत की वजह से नर्म रवैया रखते हैं, लेकिन फिर भी मैं उनसे कुछ न कुछ उगलवा लेती हूँ। और जहाँ तक कबील खान की हालिया हजीमत का ताल्लुक है तो इससे तो आम लोग भी वाकिफ हैं। खासकर एसएस ने जो रोशन खान को जिंदगी की भीख दी थी उसका तो बहुत चर्चा हुआ है। यकीनन एसएस आप ही होंगे। उसने आखिरी फिक्रा इश्तियाक भरे लहजे में पूछा। नहीं, मेरा दोस्त एसएस है। ऐसा कहते हुए सरदार के लहजे में शामिल फख्र का मादा उसके मुखलस होने की निशानदेही कर रहा था कि उसे अपने दोस्त पर फख्र था। आप अब भी अपने फैसले पर कायम हैं? वो दोबारा उसी मौजू पर लौट आई थी। पलवैचे, मैंने तुम्हें बहन कहा है, मुझसे जितना हो सका मैंने कर दिया है। यकीन मानो इससे ज्यादा मेरे बस में नहीं है। मैं ज़ीशान को खफा नहीं कर सकता। यूं भी अगर वो इस बारे किसी सीनियर को मुतल्ला कर दे तो मेरी नौकरी तो जाएगी ही, साथ में हवालात की भी हवा खाऊंगा। पता नहीं तुम्हारे दोस्त को मुझसे क्या चिढ़ है। अजीब अहमक इंसान है, मुझे बेगुनाह पीटता भी है और अब मूड भी वही बना रहा है। इस मौजू को रहने दो। सरदार को यकीनन उसका अंदाज पसंद नहीं आया था। भाई खफा ना हो तो एक बात पूछूं? सरदार ने बगैर तरद्दुद के कहा। पूछो। उसने मासूमियत भरे लहजे में पूछा। क्या सारी लड़कियां माहीन की तरह होती हैं? तुम माहीन को कैसे जानती हो? सरदार हकला गया था। खुद मैं भी हैरानी में डूब गया था। कल आप दोनों मुझे सोया हुआ समझकर जो बातें कर रहे थे मैंने सारी सुन ली थी। आइंदा उर्दू में भी बात करते वक्त ये याद रखना कि मैं उर्दू जुबान मुकम्मल तौर पर जानती हूँ। अच्छा भाई, इस मुतल्लक जुबान से एक लफ्ज भी ना निकालना। तुमने सुबह चले जाना है और मैंने ज़ीशान के साथ इकट्ठा रहना है। मैं नहीं चाहता मेरा दोस्त किसी गलतफहमी का शिकार हो जाए। सुबह नहीं भाई, मैं अभी रुखसत हो रही हूँ। मैंने सोचा था कि शायद हम मिलकर कबील खान को फना कर देंगे, लेकिन आप लोगों को मेरा साथ ही कबूल नहीं तो ज़बरदस्ती तो मैं कर नहीं सकती। उसके लहजे में मायूसी कूट कूट कर भरी थी। सरदार ने कहा, बहन अगर बात सिर्फ मेरी होती तो मैं तुम्हें दूसरी बार कहने का मौका न देता। ठीक है भाई, अपना ख्याल रखना। सरदार को कहकर वो मुझे मुखातिब हुई। राजा ज़ीशान हैदर साहब, खुश हो जाओ, मैं जा रही हूँ। मगर मैं उस वक्त सोता बना रहा। सरदार ने कहा, पलवैसे उसे जगाने की जरूरत नहीं। वो मिसर हुई। नहीं भाई, मैं देखना चाहती हूँ आकर उसे मेरे जाने की कितनी खुशी होती है। ये कहते हुए उसने मेरे पाँव को पकड़कर हिलाया। मजबूरन मुझे उठने की अदाकारी करना पड़ी। चेहरे पर से चादर उठाते हुए उसकी जानिब देखा। वो क्लाशनिकोव कंधे से लटकाए खड़ी थी। उसके बदन पर नया लिबास नजर आ रहा था। गालबन वो कपड़े उसे सरदार ने खरीद कर दिए थे। मोहतरम खुश हो जाएं, मैं वादे के मुताबिक जा रही हूँ। सरदार भाई ने मुझे नए कपड़े भी दिला दिए हैं और डॉक्टर से दवाई भी ले दी है। मैं जमाई लेता हुआ बोला, मेरी खुशी दुगनी हो जाती अगर सरदार मुझे जगाकर ये खुशखबरी सुनाता कि आप तशरीफ ले जा चुकी हैं। मुझे रोकोगे नहीं? उसने मेरी आंखों में झांकते हुए शरारती लहजे में कहा। लेकिन ये शरारत उसके लहजे तक महदूद थी। उसकी आंखों की गहराई में कोई और जज्बा पोशीदा था जिसकी तोजी से मैं कासिर था। शायद ये इल्तिजा थी, उम्मीद थी, भरोसा था, या कोई और शिद्दत भरी ख्वाहिश थी। क्या मेरे रोकने से रुक जाओगी? कहकर देख लो। इस मर्तबा मैंने उसकी आंखों में छुपी इल्तिजानुमा हुक्म साफ पढ़ लिया था। मैंने कहा, ठीक है, न जाओ। उसके चेहरे पर मुसर्रत भरे आसार नमूदार हुए। लेकिन ये न समझना कि इस तरह मैं तुम्हें कत्ल करने का इरादा तर्क कर दूंगी। क्लाशनिकोव कंधे से उतार कर वो चारपाई पर बैठ गई। सरदार ने खफकी भरे लहजे में कहा, मेरे कहने पर तो एक रात के लिए राजी नहीं हो रहे थे और पलवैशा के कहने पर मुस्तकिल साथ रख लिया। मैंने एहसान झाड़ते हुए फौरन कहा, हाँ, क्योंकि तुम यही चाहते थे और मैं तुम्हें खफा नहीं कर सकता। सरदार ने मुंह बनाते हुए कहा, बड़ी जल्दी ख्याल आ गया मेरी खफगी का, और मैंने उसे जवाब दिए बगैर दोबारा अपने ऊपर चादर ले ली थी। पलवैशा सरदार को अपनी जानिब मुतवज्जा करके दोबारा चहकने लगी। सरदार भी मेरे फैसले से खुश हो गया था। यकीनन वो इस मजलूम लड़की की मदद करना चाह रहा था। अचानक मेरे कानों में जोरदार धमाके की आवाज आई। मैं बेइख्तियार उठ बैठा था। सरदार ने फौरन कहा, ले जी, कबीर खान की बर्बादी का आगाज हो गया है। वैसे काफी जोरदार धमाका था कि आवाज यहाँ तक पहुँच गई। सरदार ने कहा, बारूद ही इतना ज्यादा था, धमाका तो होना था। मुझे तो बहुत सुकून महसूस हो रहा है। पलवैशा ने खुशी का इजहार करने में देर नहीं लगाई थी। उन्हें बातें करता छोड़कर मैं एक बार फिर लेट गया और उनकी बातें सुनते सुनते ही मुझे नींद आ गई। शाम की अजान हो रही थी जब सरदार ने मुझे जगाया। राजे उठ जाओ यार, शाम की अजान हो रही है। और मैं अंगड़ाई लेते हुए उठ बैठा। रात का खाना हमने लालटेन की रोशनी में खाया और खुशबूदार कहवा पीकर दोबारा लेट गए। सरदार और पलवैशा तो चंद मिनट गपशप करके सो गए थे, लेकिन मुझे रात गए तक नींद न आ सकी। मैं मौजूदा हालात पर गौर करता रहा। पलवैशा जोर जबरदस्ती से हमारे साथ शामिल हो गई थी। उसकी दुख भरी कहानी सुनकर मुझे मजबूरन उसे साथ रहने की इजाजत देना पड़ गई थी।
यूं भी वो इसी इलाके की थी और मुझे उम्मीद थी कि उसका साथ हमारे लिए फायदा मंद ही होता। यूं ही पलवैशा के बारे सोचते सोचते मैं नींद की वादियों में खो गया। सुबह नाश्ते के बाद हम डीबलाक जाने के लिए तैयार थे। नाश्ते के बर्तन समेटते हुए कमांडर नसरुल्लाह ने कहा, पलू खान, कोशिश करना कि इन लोगों का साथ न छोड़ना। जी उस्ताद जी, पलवैशा ने घबरा कर कहा। उसके चेहरे के गिर्द चादर लपेटना काम नहीं आ सका था। कमांडर नसरुल्लाह ने उसे आसानी से पहचान लिया था। बेटे, मैं तुमसे मुजाहिदीन का साथ छोड़ने की वजह तो नहीं पूछना चाहता, लेकिन इतना याद रखना, जाती लड़ाई से ज्यादा अल्लाह पाक के रस्ते में लड़ने की अहमियत होती है। आप ठीक कह रहे हैं उस्ताद जी। इस मर्तबा भी उसने असबात में सर हिला दिया था, लेकिन बाज़ औक़ात इंसान किसी के जुल्म ज़्यादती का ऐसा डसा हुआ होता है कि वो इंतकाम के अलावा किसी काम के काबिल नहीं रहता। अल्लाह पाक तुम्हारे लिए आसानियां पैदा करे। पलवैशा के सर पर हाथ रखते हुए वो बाहर निकल गया। उसके साथ बात करते वक्त पलवैशा का लहजा काफ़ी भारी और मर्दाना सा महसूस हुआ था। यकीनन वो अपनी आवाज़ को भारी बनाकर बात कर रही थी। 9-10 साल की उम्र से वो लड़का बनकर रहती आ रही थी। इतनी मशक तो उसकी हो गई थी कि कोई उसे आवाज़ से नहीं पहचान सकता था। अलबत्ता उसके नैन नक्श किसी के दिल में भी शक का बीज बो सकते थे। सरदार ने कमांडर नसरुल्लाह की बैठक से निकलते ही कहा, तुम्हारा चेहरा छुपाना तो किसी काम नहीं आ सका। भाई, मैंने अपनी सी कोशिश तो की थी, लेकिन उस्ताद आखिर उस्ताद ही होता है, और मेरा ख्याल है उन्होंने मुझे कल ही पहचान लिया था। क्या उन्हें यह मालूम नहीं कि तुम लड़की हो? नहीं, पलवैशा ने नफी में सर हिलाया। सरदार मुझे मुखातिब होकर बोला, पलवैशा बहन ने मुजाहिदीन के साथ लड़का बनकर तरबियत हासिल की है और कमांडर नसरुल्लाह उसका उस्ताद है। मैंने खुश्क लहजे में कहा, मुझे इस औरत के बारे जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो कहाँ खामोश रहने वाली थी, फौरन बोल उठी, मैं औरत नहीं लड़की हूँ, बल्कि तुम जैसों के लिए तो लड़का हूँ। मैंने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ, लड़कियां तुम्हारी तरह बदशक्ल नहीं होती। अच्छा, परसों कार में तो तुम कुछ और फरमा रहे थे कि मेरे चेहरे पर तुम्हें अपनी तीनों पसंदीदा तरीन खवातीन की झलक नजर आ रही थी, बल्कि उनसे भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। बगैर लगी लिपटी रखे वो इस दिन की बात उगलते हुए सरदार की तरफ मुड़ी। भाई, इसने कुछ ऐसा ही कहा था ना? सरदार कहका लगा कर हंसा। हाँ, कुछ ऐसा ही था। चलो, खिसियाते हुए मैंने अपना सफरी थैला कंधों से लटकाया और बाहर की जानिब कदम बढ़ा दिए। इस बेबाक और चालाक लड़की की बातों का जवाब देना मुश्किल हो जाता था, लिहाज रखना तो उसे आता ही नहीं था। वैसे सच से बताओ राजा साहब, उस वक्त झूठ बोल रहे थे यहाँ भी? मेरे पीछे कदम बढ़ाते हुए उसने शोखी भरे लहजे में पूछा, मगर मैं उसकी बात सुनी अनसुनी करते हुए चलता रहा। सरदार ने मौजू तब्दील करते हुए पूछा, वैसे यहाँ से अलामकील के लिए गाड़ी तो मिल जाती होगी। यकीनन वो नहीं चाहता था कि मैं पलवैशा की बातों पर गुस्सा खाकर कोई उल्टा सीधा बोल दूं या उसे साथ रखने के फैसले में तरमीम कर दूं। जी भाई, न सिर्फ अलामकील के लिए बल्कि वाना, डाबर मियानी, देरजवाल, सरे खाबरे, दरे नश्तर, वाखदलाई, रगजई, शालूम वगैरह के लिए आसानी से गाड़ी मिल जाती है। अंगुराड़े से वैगन में बैठकर हम अलामकील रवाना हुए। मेरा इरादा था कि उसे खिड़की वाली तरफ बिठाकर उसके साथ सरदार को बैठने का कहूंगा, मगर मेरे कहने के बावजूद उसने नफी में सर हिलाते हुए कहा, पहले तुम बैठो। और मेरे खिड़की के पास बैठते ही वो सरदार से पहले अंदर घुसकर मेरे साथ लगकर बैठ गई। मेरे जहन में सरदार की कही हुई बात ताज़ा हुई थी कि मुझे लगता है पलवैशा तुम्हारी जात में खासी दिलचस्पी ले रही है, और मैंने ये सुनकर उसे झिड़क दिया था, लेकिन अब उसका मेरे साथ बैठने में दिलचस्पी लेने ने मुझे सरदार की कही हुई बात पर सोचने पर मजबूर कर दिया था। गाड़ी चलने के बाद मैंने महसूस किया कि वो मेरे साथ बिल्कुल चिपकी जा रही थी, लेकिन मैंने इस बारे मुंह खोलने के बजाय बाहर के नज़ारे देखने लगा। इस इलाकों को ज्यादा से ज्यादा पहचानना जरूरी था। अलामकील से 2 किलोमीटर पहले वो सरदार को दबे लफ्जों में मुखातिब हुई, ये वो जगह है भाई जहाँ वो वाकया पेश आया था। करके सरदार ने मजीद तबसरा करने से गुरेज किया था। अलामकील में उतरते ही मैंने सरदार को कहा, वैसे बेहतर तो यही होगा ये यहीं रुक कर हमारी वापसी का इंतजार करे। बिल्कुल भी नहीं, सरदार के कुछ कहने से पहले ही उसने कहा, मुझे तुम पर जर्रा भर भी एतबार नहीं है। अपनी कही हुई बात से फिरने के लिए तुम जर्रा भी देर नहीं लगाते। क्या पता वापस आते हुए तुम मुझसे छुप कर निकल जाओ। मैंने बिगड़ते हुए कहा, मेरा ख्याल है हमने तुम्हें साथ रखने का ना तो मुआवजा लिया है और ना वादा किया है, फिर इस तरह धोस जमाने का मतलब? वो तरकीब बोली, तो ये मुआवजा कम है कि खूबसूरत लड़की तुम जैसे सडियल के साथ रह रही है। पलवैशे, सरदार ने उसे कड़े तेवरों से घूरा, मगर उसने बेपरवाही से कंधे उचका दिए। तुम्हें मजलूम समझना ही मेरी गलती थी, कहकर मैंने मतलूबा समत कदम बढ़ा दिए। चलो, अपनी कोई गलती तो तुमने तस्लीम कर ली है, कहते हुए उसने मेरे पीछे कदम बढ़ा दिए। डी ब्लॉक से वहां आते हुए हमें कोई दुश्वारी पेश नहीं आई थी, क्योंकि हम मुसलसल नशीब में चलते आए थे। अब वहां तक जाते हुए बुलंदी का सफर तय करना था, जो बिलाशुबा मुश्किल था। पलवैशा मकामी थी और पहाड़ी इलाके में चलने फिरने का उसका तजुर्बा हमसे कहीं ज्यादा था। उसके उठते कदम देखकर लगता ही नहीं था कि वो चढ़ाई पर चढ़ रही है। वो हमसे चंद कदम आगे थी और हमारे लिए उसे कई बार अपने कदमों की रफ्तार कम करना पड़ी। सरदार का सफरी थैला उसने जबरदस्ती उससे लेकर अपने कंधों में डाल लिया था।
डी ब्लॉक के नीचे से गुजरने वाले नाले में पहुंचकर हमने हाथ लहराकर ड्यूटी पर मौजूद संतरी को अपनी जानब मुतवज्जा किया और फिर आखिरी चढ़ाई चढ़ने लगे। दरमियान तक तो पलवैशा हमसे आगे आगे रही, लेकिन उसके बाद जानबूझकर हमारे अक्क में चलने लगी। संतरी ने पोस्ट से थोड़ा दूर ही हमें रोक दिया था। थोड़ी देर बाद हम शनाख्त का मरहला तय करके पोस्ट कमांडर के बैंकर में बैठे थे। अब तक वही पिछला पोस्ट कमांडर ही वहां मौजूद था, इसलिए हम तारुफ वगैरह की जहमत से बच गए थे। रस्मी गुफ्तगू के बाद वो मतलब की बात पर आ गया। आपकी राइफल का एमुनेशन पहुंच गया है और औरंगजेब साहब ने कहा है कि आप जैसे ही यहाँ पहुंचते हैं ज़ीशान को कहना मुझसे बात कर ले। मैं मुस्तफसर हुआ। फोन पर? पोस्ट कमांडर ने कहा, जी हाँ, आई काम की रेंज से तो वो बाहर है, मेरी बात करवाओ। कहने पर उसने फोन का रिसीवर उठाया और सिफर डायल करके कहने लगा, मेजर औरंगजेब को लाइन पर ले आओ, उन्हें कहो ज़ीशान ने बात करना है। ये कहकर उसने रिसीवर रख दिया। चंद लम्हों बाद ही फोन की घंटी बजने लगी। उसने रिसीवर उठाकर कान से लगाया और फिर रिसीवर मेरी जानब बढ़ा दिया। मैंने रिसीवर लेते ही कहा, अस्सलाम वालेकुम सर, ज़ीशान बात कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो जवान? औरंगजेब साहब की आवाज़ में मुझे परेशानी की झलक नजर आई थी। ठीक हूँ सर, मैंने हशाश बशाश लहजे में जवाब दिया। और सरदार? वो भी ठीक ठाक है। तुम लोगों ने अल्फा 2 से रब्ता क्यों नहीं किया था? जरूरत ही पेश नहीं आई, बल्कि साफ कहूँ तो हमें ख्याल ही नहीं आया था। देखो ज़ीशान, अगर मैंने तुम्हें राब्ता नंबर दिया था तो इसका कोई मकसद भी था। तुम्हें रोजाना कम अज कम एक बार तो उसे अपनी खैरियत से आगाह करना चाहिए था। औरंगजेब साहब के लहजे में शामिल परेशानी से मेरा दिल खोलने लगा था। मैंने होंठ काटते हुए कहा, सर मैं माजरत खा हूँ, आइंदा ख्याल रखेंगे। सरदार की बीवी वज़ाए हमल में जाँ भर नहीं रह सकी। आज उसे गुजरे हुए 3रा दिन है। अलबत्ता नौमलूद बिल्कुल ठीक ठाक है। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी आवाज़ लड़खड़ाने लगी थी। मुझे परसों ही तुम्हारे कमांडिंग अफिसर ने फ़ोन पर यह अफसोसनाक खबर सुनाई और मैंने उसी वक्त अल्फा 2 को यह पैगाम दे दिया था कि तुम्हें वापसी का हुक्म सुना दे। बहरहाल जो होना है उसे किसी सूरत रोका नहीं जा सकता। तुम बस ये ख्याल रखना कि उसे घर जाने से पहले ये बात पता नहीं चलना चाहिए और उसे वाना तक भी छोड़ाओ। उसके अलावा मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। ज़ीशान, मुझे अफसोस है, लेकिन एक दिन सबको जाना है। जी सर, अगर तुम भी छुट्टी जाना चाहो तो। फिलहाल तो नहीं जाना सर, मैंने कता कलामी करते हुए इनकार कर दिया। ठीक है, मजीद बातों का वक्त नहीं, मैं इस वक्त वाना में हूँ, बाकी बातें इकट्ठे बैठकर करेंगे। फी अमान अल्लाह। मैंने रिसीवर रखकर एक गहरा सांस लिया और फिर होंठों पर जबरदस्ती मुस्कुराहट बखेरता हुआ बोला, खान साहब मुबारक हो, बेटा हुआ है। क्या सच? वो खुशी से उछल पड़ा था। और दूसरी खुशखबरी ये है कि तुम्हारी छुट्टी भी हो गई है। शुक्रिया यार, उसने मुसर्रत भरे अंदाज में कहा। लेकिन तुम फोन पर तो यूं बात कर रहे थे जैसे कोई अफसोसनाक वाकया हो गया है। इससे बड़ी अफसोसनाक बात क्या होगी कि एक और पठान दुनिया में आ गया है। मैंने मज़ाहिया अंदाज अपनाने की कोशिश की, मगर मेरे दिल की जो हालत थी उसके बारे सिर्फ मेरा रब ही जानता था। वो औरत जिसे मैंने आज तक देखा नहीं था, लेकिन उस अपनी बहन की तरह समझता था। यकीनन उसकी किस्मत में अपने महबूब शोहर की बेवफाई देखना नहीं लिखा था। यही वजह थी कि वो लिज़ोना की आमद से पहले ही अपने शोहर से दूर चली गई थी। सरदार ने बेसब्री से कहा, मेरा ख्याल है हमें अभी निकलना चाहिए, यहाँ से शिकई तक काफी देर लग जाएगी। मैंने ख्याल जाहिर किया। शिकई क्यों? पलवैशा ने फौरन पूछा। मैंने तल्ख लहजे में जवाब दिया, तो ये वाना हेलीकॉप्टर में उड़कर जाएगा क्या? वो महसूस किए बगैर बोली, मालूम है कितनी चढ़ाइयाँ तय करके वहां तक जाना पड़ेगा। इस तरफ से जाते हुए 2 दिन रास्ते में लग जाएंगे, तो फिर क्या करें? सरदार ने परेशानी जाहिर की। अगर कोशिश करें तो हम आज ही अंगुराड़े पहुंचकर वाना की गाड़ी पकड़ सकते हैं। उसका मशवरा नहायत ही मुनासिब था। चलो निकलें। मैंने इस बात में सर हिलाकर उसकी तायीद की। बैरेट M107 मैंने वहीं छोड़ दी थी। मेरा इरादा उसे वापसी पर वहां से लेने का था। पोस्ट कमांडर से इजाजत लेकर हम वहां से निकल आए। पलवैशा हमारे आगे आगे थी। वहां से अलामखील तक मुसलसल उतराई थी, इसलिए हमारी रफ्तार काफी तेज रही। सरदार बहुत खुश था। या राजे, बस लिज़ोना का बाब बंद ही कर देता हूँ। वो मुझे बहुत प्यारी है, लेकिन अब तो चनारे ने मुझे एक बेटे का तोहफा दे दिया है। ऐसे मौका पर मैं दूसरी शादी की बात करता अच्छा तो नहीं लगूंगा ना। मुझे मालूम है चनारे बहुत खुश होगी और बहुत बेसब्री से मेरा इंतजार कर रही होगी। मैंने रिंदी हुई आवाज में मशवरा दिया, जरूरी तो नहीं कि तुम जाते ही शादी की बात छेड़ दो। अगर इस छुट्टी पर नहीं तो अगली छुट्टी पर कोई अच्छा सा मौका देकर बात कर लेना। चनारे मुझे बहुत ज्यादा प्यार करती है और लिज़ोना भी। मुझे लगता है कि मैं उन दोनों के दरमियान फंस कर रह जाऊंगा। लिज़ोना के आने से चनारे जरूर ववेला करेगी। मुमकिन है शादी के बाद लिज़ोना को भी चनारे की जात खटकने लगे। वो तो यूं भी एक अलहदा मुआशरे की आदी है, और ये ना हो दोनों को पाने के लालच में दोनों के प्यार से महरूम हो जाऊं। अल्लाह पाक बहुत ज्यादा हिकमत वाला है दोस्त। वो जो करता है इंसान की बेहतरी के लिए करता है। काफी दफा ऐसे हादसे इंसान की जिंदगी में आ जाते हैं जिन्हें बर्दाश्त करने की हिम्मत इंसान अपने अंदर मफकूद पाता है। मेरी ये बात याद रखना कि सब्र और हौसले का दामन हाथ से न छोड़ना। यानी तुम भी मेरे साथ मुत्तफिक हो कि मुझे लिज़ोना का ख्याल दिल से निकाल देना चाहिए। उसने मेरी गोल मोल गुफ्तगू से यही अंदाजा लगाया था। इस बारे बाद में बात करेंगे। फिलहाल थोड़ा तेज चलने की कोशिश करो। तुम्हारी बाजी साहिबा तो बेइज्जत करने के चक्कर में पड़ी है।
यूं जा रही है जैसे मैराथन में हिस्सा ले रही हूँ। मुझे इस मौजू से वहशत हो रही थी। मैं नहीं चाहता था कि बार बार चिनारे बहन का जिक्र आए। एक बार तो जी में आया कि सरदार को हकीकत बता दूं, मगर फिर औरंगजेब साहब की नसीहत याद आ गई। उसने सख्ती से मना किया था कि सरदार को उसकी बीवी के वफात के बारे न बताया जाए। यूं भी आर्मी में हद वसे यही कोशिश की जाती है कि किसी के भी करीबी रिश्तेदार की नागहानी मौत की इत्तला मुतासरा शख्स को नहीं दी जाती कि कहीं वो सफर के काबिल ही न रहे। घर जाकर भी वो सदमा इतना ही गहरा होता है, लेकिन वहां दूसरे रिश्तेदार उसे संभालने के लिए मौजूद होते हैं। सरदार ने तहसीन अमेज लहजे में कहा, मानना पड़ेगा कि पलवैशा बहन में बड़ी जान है। जवाबन मैं खामोश रहा। 5 घंटे का रास्ता हमने 2 घंटे में तय कर लिया था। अलामखील में पहुंचकर हम सड़क पर किसी गाड़ी का इंतजार करने लगे थे। 10-15 मिनट के इंतजार के बाद भी कोई गाड़ी ना मिली। पलवशा हमें इंतजार करने का कहकर गांव के अंदर घुस गई। थोड़ी देर बाद ही वो एक हुंडा 125 लिए नमूदार हुई। उसे मोटरसाइकिल चलाते देखकर मुझे कोई खास हैरत नहीं हुई थी। मेरे करीब मोटरसाइकिल रोकते हुए उसने कहा, मोटरसाइकिल कौन चलाएगा? मैंने कहा, मेरा ख्याल है ये जिम्मेदारी मुझे संभालना पड़ेगी। मैं तुमसे अच्छी मोटरसाइकिल चला सकता हूँ। सरदार ने मुझसे पहले पलवचा के हाथ से हैंडल थाम लिया। मैंने अपना थैला मोटरसाइकिल के कैरियर पर रखकर उसके पीछे बैठ गया। मेरी अक में वही मुसीबत बैठ गई थी जिससे मैं मुसलसल जान छुड़ाने की कोशिश में मसरूफ था। मुझे ये भी इल्म था कि सरदार ने इसीलिए मोटरसाइकिल चलाने की जिम्मेदारी संभाली थी ताकि पलवैशा को मेरे साथ बैठना पड़े। पलवैशा के बैठते ही मैंने सरदार को चलने को कहा और उसने सर हिलाते हुए मोटरसाइकिल आगे बढ़ा दी। थोड़ा आगे जाते ही उसने पलवैशा से पूछा, ये मोटरसाइकिल कहाँ से उठा लाई हो? अपने उस्ताद कमांडर अब्दुल हक से मांगा है। वो पहले भी मुझसे चिपक कर बैठी थी। सरदार का जवाब देने के लिए मजीद आगे झुकी। कमांडर नसरुल्लाह से मुंह छुपा रही थी और अब्दुल हक के पास खुद भाग कर पहुंच गई हूँ। मजबूरी थी इसलिए जाना पड़ा। बाकी चुप नदामत की वजह से रही थी, डरने की वजह से नहीं। मुजाहिदीन जबरदस्ती थोड़ी करते हैं किसी के साथ। क्या बात करने के लिए आगे होना जरूरी है? मैंने उसे झिड़का। ठीक है, अगर तुम्हें तकलीफ हो रही है तो पीछे बैठ जाओ। मैंने तो अपने भाई से बात करना है और जब तक आगे की तरफ होकर बात ना करूं उसे सुनाई नहीं देगा। उसकी बात पर मैं खून के घूंट भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका था और मेरे चिढ़ने की वजह से थोड़ा और आगे को खिसक आई थी। उसके साथ मत्था मारना दीवार से सर टकराने के मुतरादिफ था। मजबूरन मैं खामोश हो गया। अंगुराड़े तक आते हमें 1.5 घंटा लगा था। सूरज गरूब होने को था। अंगुराड़े की आबादी शुरू होते ही उसने सरदार को कहा, मोटरसाइकिल कमांडर नसरुल्लाह के घर खड़ी करना पड़ेगी, सीधा वहीं चलो। मैंने कहा, हमें अड्डे में उतार कर तुम ले जाना। वो जवाबन बोली, जब पूछा न जाए तो मशवरा नहीं देना चाहिए। यह मशवरा नहीं है। मैंने हतमी लहजे में कहा, हम तुम्हें अपने साथ वाना नहीं ले जा सकते। तुम्हारे साथ कौन अहमक जा रहा है? सरदार ने मोटरसाइकिल का रुख कमांडर नसरुल्लाह के घर की तरफ मोड़ दिया था। यार अड्डे की तरफ चलो, मैं चीखा, मगर सरदार सुनी अनसुनी करता हुआ कमांडर नसरुल्लाह के घर की जानिब बढ़ता रहा। कमांडर नसरुल्लाह का घर करीब ही था। वो हमें घर के बाहर ही मिल गया। वो शाम की नमाज के लिए मस्जिद की तरफ जा रहा था। सरदार ने उसके करीब मोटरसाइकिल रोककर अस्सलाम वालेकुम कहा। वालेकुम अस्सलाम कहकर उसने फर्दन फर्दन हम तीनों से हाथ मिलाया। पलवैशा ने कहा, उस्ताद जी, ये मोटरसाइकिल कमांडर अब्दुल हक से मांग कर लाई है। अगर आप हमारी वापसी तक अपने घर में रख लें तो मेहरबानी होगी। ठीक है बेटा, उसने खुश दिली से कहते हुए मोटरसाइकिल थाम ली। आप लोग खाना तो शाम की नमाज पढ़कर ही खाओगे ना? नहीं, हम वाना जा रहे हैं। पलवैशा ने हमसे पहले जवाब दिया और वो सर हिलाता हुआ मोटरसाइकिल को हैंडल से पकड़कर घर की तरफ बढ़ गया। सिवाय पिस्तौलों और एक अदद आई काम के हमने अपने पाकी सामान और हथियार उसके हवाले कर दिए थे। वैगन अड्डे की तरफ कदम बढ़ाते हुए मैं फैसला कुल लहजे में बोला, सरदार, तुम्हारे जाने के बाद मैं इसे 1 सेकंड भी अपने करीब नहीं भटकने दूंगा। सरदार के कुछ कहने से पहले वो तुर्की बोली, मेरा दिमाग खराब है कि तुम जैसे बेअतबारे शख्स के साथ अकेली रहूं। एहसान होगा तुम्हारा। तलखी से कहते हुए मैं कदमों की रफ्तार तेज करते हुए उन दोनों से आगे निकल गया। हमारी खुशकिस्मती कि हमें वैगन अड्डे में दाखिल होते ही एक तैयार वैगन मिल गई थी। सवारियां नमाज की अदाई के बाद अंदर बैठ रही थीं। अकवी निशिस्त खाली पड़ी थी। कंडक्टर ने हमें देखकर खुशी का इजहार किया था। हमारे बैठते ही ड्राइवर ने वैगन आगे बढ़ा दी। कोशिश के बावजूद हम डेरा इस्माइल खान जाने वाली गाड़ी नहीं पकड़ सके थे। मजबूरन हमें होटल में रात गुजारना पड़ी। तुमने ये तो बताया ही नहीं कि छुट्टी कितनी हुई है। बिस्तर पर लेटते ही सरदार ने पूछा। मैंने फौरन कहा, 1 महीना। गोया 1 माह में सुल्तान खान के साथ रह सकता हूँ। मैंने सवालिया लहजे में कहा, सुल्तान? हाँ, सुल्तान खान वल्द सरदार खान। और मालूम है, मैंने और चिनारे ने पहले से यह तय किया था कि बेटा हुआ तो चिनारे नाम रखेगी और बेटी हुई तो मैं, और इस नेक वक्त ने बेटे के लिए सुल्तान नाम चुन रखा है। मैंने दुख की लहर को सीने में दबाते हुए धीरे से गहरा सांस लिया। कसम है, मेरा दिल चाहता है उड़कर घर पहुंच जाऊं। भाई, ये आपका पहला बेटा है ना? पलवैशा ने जुबान खोली। हाँ पलवैचे, ये तुम्हारा पहला भतीजा है।
मेरी भाजी को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद कहना जरूर। सरदार ने इस बात में सर हिला दिया। कबील खान को हलाक करने के बाद मैं इंशाअल्लाह सुल्तान से मिलने आऊंगी। ये कहते हुए एक लम्हे के लिए रुकी और फिर शरारती लहजे में बोली, नहीं, बल्कि कबील खान की हलाकत के बाद मैंने एक और कत्ल भी करना है और उसके बाद आऊंगी। सरदार ने जोरदार कहका लगाया, लेकिन मैं दुख की वजह से कोई जवाब नहीं दे सका था। वैसे यार, मुझे पेशिमानी हो रही है कि मैंने चिनारे को मोबाइल फोन क्यों नहीं लेकर दिया। अगर उसके पास मोबाइल फोन होता तो अभी पीसीओ से घर बात करके कम अज कम उसकी आवाज ही सुन लेता। अच्छा, मेरा एटीएम अपने पास रख लो, शायद तुम्हें रकम की जरूरत पड़े। मैंने अपना एटीएम उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने इनकार करते हुए कहा, नहीं, अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बताया तो है कि लिजोना का बाप बंद कर दिया है। $5000 तुम्हें देने का वादा किया था, चाहे वो लिजोना के हसूल के लिए इस्तेमाल करो, चाहे किसी और मकसद के लिए। मेरी आवाज भरा गई थी। नहीं राजे, इतनी ज्यादा रकम मुझसे गलती हो गई थी यार। ये रकम मुझे बहुत पहले तुम्हारे हवाले कर देना थी। तुम भी अमेरिका में मेरे साथ थे। 50,000 में से 5,000 तुम्हारा हक बनता है, वो तुम्हारा इनाम था। सरदार ने नफी में सर हिलाया। तुमने लेने हैं कि मुझसे बेइज्जत होना है, मैंने सख्त लहजे में कहा और उसने खामोशी से एटीएम कार्ड मेरे हाथ से ले लिया। एटीएम का पासवर्ड बताकर मैंने सोने के लिए आंखें बंद कर ली। सुबह सवेरे उठकर हम बगैर नाश्ता किए होटल से निकल आए। वैगन अड्डे पहुंचकर भी नाश्ते का मौका न मिल सका कि वैगन जाने के लिए तैयार थी। सरदार ने अपना पिस्तौल मेरे हवाले करते हुए मुझसे मुआनका किया और कान में सरगोशी करते हुए कहा, मेरी छोटी सी बहन का ख्याल रखना। मैं उसे जवाब देने की पोजीशन में नहीं था। मुझसे अलहदा होते हुए उसने पलवाशा के सर पर हाथ रखा और वैगन में बैठ गया। वैगन चलने तक हम वहीं खड़े रहे। वैगन के अड्डे से निकलते ही वो मुझे मुखातब हुई, अब मुझे असल बात बताओ। मैं समझा नहीं। मैंने हैरानी से उसे घूरा। सरदार भाई के घर में क्या मसला है? तुम्हें कैसे मालूम कि उसके घर में कोई मसला है? मेरी हैरानी बरकरार थी। इस सवाल को रहने दो, जो पूछा है वो बताओ। अपना लहजा दुरुस्त करो और चलती फिरती नजर आओ। सख्ती से कहते हुए मैं उसी होटल की तरफ बढ़ गया जहां रात गुजारी थी। वैगन अड्डे से बाहर निकलते हुए मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो मुझसे 2-3 कदम पीछे इत्मीनान से चली आ रही थी। तुम्हारी समझ में मेरी बात नहीं आई? मैं उसे झिड़कने के अंदाज में बोला। वो शौकी से हंसी, क्यों बिला वजह तवानाई जाया कर रहे हो? मैं अपने होंठ काटते हुए उसे घूरने लगा। उसने नजरें चुराने की कोशिश नहीं की थी। अपनी मोटी मोटी सी आंखें मेरी आंखों में डाले वो भी ललकारने के अंदाज में मुझे घूरती रही। अगर मैं यूं ही तुम्हारे पीछे पीछे चलती रही तो तुम मेरा क्या बगाड़ लोगे? मुझे खामोश खड़ा देखकर उसने दोबारा जुबान खोली। तुम्हें शायद अपनी इज्जत प्यारी नहीं है। मुझे इस पर हकीकत में गुस्सा आने लगा था। पैर तस्मा पाक की तरह ही वो मुझसे चिमट गई थी। उसके लबों पर खूबसूरत मुस्कुराहट नमूदार हुई। मुझे न सही, तुम्हें तो मेरी इज्जत प्यारी है ना, बस इतना ही काफी है। मैंने बमुश्किल अपने गुस्से पर काबू पाते हुए कहा, देखो जब सरदार आएगा तुम भी वापस आ जाना। मुझे आगे बढ़ने का इशारा करते हुए बेपरवाही से बोली, छोड़ो मजाक को और चलो, नाश्ता भी करना है। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कैसे मना करूं। ना तो वो मेरे गुस्से की परवाह कर रही थी और ना नर्म लहजा उस पर असर अंदाज हो रहा था। सर झटक कर एक बार फिर मैं चल पड़ा। वो मेरे साथ कदम बढ़ाते हुए बोली, बंदे को इतना खड़ूस भी नहीं होना चाहिए। तुम्हें किसी ने भी बात करने की तमीज नहीं सिखाई। वो इत्मीनान से बोली, तुम सिखा दो। मुझे खामोशी में ही आफियत नजर आई। मुझे खामोश देखकर वो कहने लगी, चलो ना नाश्ता करते हैं, कसम से सख्त भूख लगी है। मैंने तंजिया लहजे में पूछा, पैसे हैं जेब में? वो मुंह बनाते हुए बोली, अगर होते तो तुम जैसे कंजूस की मिन्नतें कर रही होती। उसकी तरफ मुतवज्जा होते हुए मैंने संजीदगी से पूछा, अच्छा मेरी जान छोड़ने के कितने पैसे लोगी? उसने वजाहत चाही। तुम्हारा मतलब है कबील खान को मारने के बाद तुम्हारी जान बख्श दूं? नहीं, अभी कहीं दफा हो जाओ। उसके लिए रकम के साथ कुछ और भी चाहिए होगा। क्या? 1 लाख और गलाक पिस्तौल मा सैलेंसर और मुखाबरा। मुझे पहले सिर्फ शक था कि तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम सारी जिंदगी शक ही में पड़े रहना। मैं उसकी बात का जवाब दिए बगैर आई काम सेट निकालकर 1 अल्फा को पुकारने लगा। यूं तो वो शाम के वक्त आई काम सेट ऑन करता था, लेकिन आज चूंकि उसे हमारी आमद के बारे मालूम था, इसलिए मुझे उम्मीद थी कि वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। मेरे अंदाजे के मुताबिक जल्द ही उसका जवाब आने लगा। रस्मी गुफ्तगू में पढ़ने के बजाय उसने फौरन मेरी जगह के बारे पूछा और मैंने बस अड्डे के करीब मौजूद उस होटल का नाम बता दिया जिसके सामने हम इस वक्त खड़े थे। उसने कहा, ठीक है, वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। हमें बमुश्किल 15-20 मिनट इंतजार करना पड़ा होगा। सफेद रंग की डबल डोर हमारे साथ आकर रुकी। वो गाड़ी में अकेला था। मुझे बैठने का इशारा करके उसने अगली नशिस्त का दरवाजा खोल दिया। उसके साथ बैठते ही मैंने दरवाजा बंद करते हुए कहा, चलें सर। परवैशा ने अकबी दरवाजे का हैंडल पकड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। उसने पूछा, ये लड़का तुम्हारे साथ है? इसे छोड़ें सर और चलें। मैंने जल्दी से कहा। न जाने क्यों मैं पलवैशा से भागना चाह रहा था। औरंगजेब साहब ने इस बात में सर हिलाते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी। वो वहीं खड़ी रह गई थी।
थोड़ी दूर आते ही मैंने मुड़कर देखा, वो वहीं खड़ी थी। वैसे कौन था ये लड़का? औरंगजेब साहब ने इश्तियाक से पूछा। सर गाड़ी रोके। मेरे मुंह से बेसाख्ता फिसला। क्या हो गया? ब्रेक पर पांव रखते हुए उसने हैरानी और परेशानी से पूछा। सर इस लड़के को साथ लेकर चलना है, मैंने खिफत भरे लहजे में कहा। यार क्या ऊट पटांग हरकतें कर रहे हो? उसके लहजे में हैरानी थी, लेकिन इसके साथ ही उसने गाड़ी मोड़ ली थी। मैंने मेजर साहब की बात का जवाब नहीं दिया था, वो अभी तक वहीं खड़ी थी। मेजर साहब ने उसके करीब जाकर गाड़ी रोक दी। मैंने हाथ बढ़ाकर अकबी दरवाजा अनलॉक किया। वो इत्मीनान से अंदर घुस आई। पहले भूल गए थे या ये दिखाना चाहते थे कि तुम आसानी से मुझसे जान छुड़ा सकते हो? मेजर साहब को नजरअंदाज करते हुए उसने तंजिया लहजे में पूछा। नहीं, मैंने सोचा इस तरह शायद तुम गैरत का मुजाहरा करो और मेरा पीछा छोड़ दो। मैंने उसे शर्मिंदा करने की कोशिश की, लेकिन ऐसी बातें वो खातर में नहीं लाती थी। फौरन बोली, नहीं, मुझे डर है कि अगर मैंने तुम पर नजर न रखी तो तुम कहीं छुप जाओगे। आखिर एक जरूरी काम के बाद मैंने तुम्हें कत्ल तो करना ही है ना, उस वक्त कहाँ ढूंढता रहूंगा। पीछे मुड़कर मैंने अपने होंठों पर उंगली रखते हुए उसे खामोश रहने का इशारा किया और दोबारा सीधा होकर बैठ गया। मैं नहीं चाहता था कि औरंगजेब साहब इसकी बकवास सुने। क्या बात कर सकता हूँ? औरंगजेब साहब ने पलवैशा की वजह से पूछना जरूरी समझा था। मैं इत्मीनान से बोला, हाँ अंग्रेजी जुबान में कर सकते हो। वाह, तुम अंग्रेजी समझ बोल लेते हो, उसने तारीफी लहजे में कहा। और इससे पहले कि मैं जवाब दे पाता, अकबी निशिस्त पर बैठी पलवैशा की इत्मीनान भरी आवाज ने मेरे सर पर बम फोड़ डाला। वो मेजर औरंगजेब को मुखातब थी। तो अंग्रेजी बोलना इतना मुश्किल तो नहीं है कि आप इसकी इतनी तारीफ कर रहे हैं। और मजे की बात कि इसने ये फिक्रा अंग्रेजी जुबान ही में अदा किया था। जी ज़ीशान, तुम्हारा क्या ख्याल है? औरंगजेब साहब ने तंजिया अंदाज में पूछा। कहिए सर, इसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मतलब? वो हैरान रह गया था। मैं इत्मीनान भरे लहजे में बोला, मतलब ये कि आपने जो पूछना या कहना है जारी रखें। सरदार को उसकी बीवी की मौत का बताया था? नहीं सर, बस बच्चे की पैदाइश की खुशखबरी सुनाकर भेज दिया है। मिशन कहाँ तक पहुंचा है? जवाबन मैंने खाइस्ता गुल से लेकर कबील खान की हवेली की तबाही तक का अहवाल मुख्तसर सुना दिया। अस्बात में सर हिलाते हुए उसने कहा, वैसे ये खबरें मुझ तक पहुंच गई थीं और हवेली तबाह करने की वजह मेरी समझ में नहीं आई। जब उसके मुलाजमों को बहालत मजबूरी कत्ल करना पड़ गया तो हम दोनों ने यही सोचा कि जब हमारा वहां आना साबित हो ही गया है तो उसका कुछ नुकसान ही कर दिया जाए। इस लड़के को कहां से ढूंढा है? उसने अकबी सीट पर बैठी पलवैशा की जानिब इशारा किया। ये मुजाहिदीन का साथी है, आपको कमांडर अब्दुल हक का बताया है ना, ये उसी का शागिर्द है और फिलहाल तो रहनुमाई के लिए साथ रखा हुआ है कि इसका ताल्लुक इसी इलाके से है। कहते हुए उसने एक दरमियानी मगर पुख्ता इमारत के गेट पर गाड़ी रोक दी। हारन देने से पहले ही दरवाजा खुल गया था। वो गाड़ी अंदर लेता गया। गैराज में गाड़ी रोककर हम नीचे उतर आए। इस इमारत में चहल पहल देखकर मुझे समझने में देर नहीं लगी थी कि औरंगजेब साहब का घर नहीं था। हमें साथ लेकर वो एक कमरे में दाखिल हुआ। कमरा काफी बड़ा था। कमरे के कोने में मेज लगी थी। मेज के अक्क में घूमने वाली लकड़ी की कुर्सी रखी थी, जबकि सामने 3 फोम की कुर्सियां पड़ी थी। कमरे के दूसरे कोने में लकड़ी का सिंगल बेड लगा हुआ था। गोया वो कमरा दफ्तर होने के साथ उसकी ख्वाबगाह के तौर पर भी इस्तेमाल होता था। शायद आप लोग नाश्ता कर चुके होंगे। मेज के अक्कम में पड़ी कुर्सी संभालते हुए उसने हमें बैठने का इशारा किया। बिल्कुल भी नहीं किया है। मेरे कुछ कहने से पहले पलवैशा ने मुंह खोल दिया। मेजर औरंगजेब ने मुस्कुराते हुए घंटी बजाई और दरवाजा खोलकर एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। यकीनन मेजर साहब के वहां आते ही वो दरवाजे पर पहुंच गया था। इस लड़के को साथ ले जाकर नाश्ता करवा दो और हमारे लिए 2 प्याली चाय ले आओ। तुमने नाश्ता नहीं करना? पलवैशा मुझसे मुखातिब हुई। मुझे छोड़ो और अपनी फिक्र करो। वो मजीद कुछ कहे नौवार्द के साथ बाहर निकल गई। अब बताओ इस लड़के का क्या चक्कर है? मेजर औरंगजेब ने पलवैशा के वहां से निकलते ही पूछा। तमाम कहानी आपको सुना दी है सर। बस इतना इजाफा कर लीजिए कि कबील खान ने इसकी बहन को ज्यादती का निशाना बनाया, इसके भाई और बाप को कत्ल किया और अब ये उसके कत्ल का बदला लेने के लिए बेताब है। मुझे तो ये काबिल भरोसा नहीं लग रहा। औरंगजेब साहब के लहजे में हल्की सी तशवीश थी। मैं मुतमईन हूँ। मैंने दिल की आवाज पर लब्बैक कहते हुए उसकी तरफदारी की। ऐसा नाजुक अंदाम लड़का आप लोगों की क्या मदद करेगा? मुझे तो लगता है कि किसी के जरा सा झिड़कने पर सारा कच्चा चिट्ठा खोल देगा। मेरे चेहरे पर धीमी मुस्कुराहट नमूदार हुई। सर इसका नाम पलवैशा है और ये लड़का नहीं लड़की है, और यकीन करो मैं इसके हाथों मरते मरते बचा हूँ। बस तुक्का ही लग गया था कि मैं इसे बेहोश करने में कामयाब हो गया, वरना इसने मेरा काम कर दिया था। और इसके बाद मैंने उसकी हकीकत उगलवाने के लिए इस पर इतना तशद्दुद किया कि इतना तशद्दुद कोई आदिम मुजरिम भी बर्दाश्त न करता और उसका नाम भी उसके मुंह से नहीं उगलवा सका। औरंगजेब साहब का मुंह हैरत से खुल गया था। ये लड़की है?
अजीब से अंदाज में कहते हुए हुमानी खेज अंदाज में मुस्कुराया। मैं भी कहूँ इस लड़के में ऐसी क्या बात है कि बार बार इसे देखने को दिल चाहता है, और शायद इसीलिए इसने गाड़ी में दाखिल होते ही तुम्हें कत्ल करने की धमकी दे दी कि तुमने इसे तशद्दुद का निशाना बनाया था। जी सर, मैंने इस बात में सर हिला दिया। उसी वक्त एक आदमी चाय के बर्तन लिए अंदर दाखिल हुआ। चाय की प्यालियां हमारे सामने रखकर वो जिस खामोशी से अंदर दाखिल हुआ था उसी तरह बाहर निकल गया। चाय पीते हुए हम आगे का लाहिया अमल तैयार करने लगे। हमारी बातों के दरमियान ही पलवैशा लौट आई थी। मेरे दाएं तरफ पड़ी कुर्सी पर बैठकर वो हमारी बातें सुनने लगी। मजीद घंटा पर वहीं गुजार कर मैंने मेजर साहब से इजाजत दी और हम वहां से निकल आए। पलवैशा की हकीकत मालूम होने के बावजूद मेजर औरंगजेब ने उसे लड़के के तौर पर ही मुखातिब किया था। वैगन अड्डे तक हम मेजर साहब की गाड़ी में आए थे। वैगन अड्डे में अंगुराड़े की वैगन तैयार खड़ी थी। हमारे पहुंचने के 15-20 मिनट बाद वैगन अड्डे से निकल आई। पलवैशा खामोश खामोश सी थी। अंगुराड़े पहुंचकर वैगन से उतरते ही वो कहने लगी, कुछ रकम दे सकते हो? रकम किस लिए? मेरे लहजे में हैरानी थी। दे सकते हो तो दे दो, नहीं तो सवालात की कोई जरूरत नहीं। कितने चाहिए? अगर हो सके तो 10-15 हजार रुपया दे दो। एक लम्हा सोचने के बाद मैंने जेब से 4 बड़े नोट निकालकर उसकी जानिब बढ़ा दिए। ये 20,000 हैं। बगैर किसी तकल्लुफ के वो मेरे हाथ से पैसे लेते हुए बोली, वापस नहीं मिलेंगे। लेकिन मैंने उसकी बात का जवाब देने की जरूरत न समझी। यूं भी ये रकम मैंने खाइस्ता गुल की जेब से निकाली थी। कमांडर रसूलुल्लाह के दरवाजे के सामने पहुंचकर वो बोली, मैंने कहीं जाना है, कल तक लौटूंगी। तुम्हें यहीं पर मेरा इंतजार करना होगा। कहाँ जाना है? अगर बताना होता तो मैं कहीं के बजाय उस जगह का नाम ले लेती। मैंने तलखी से कहा, इतना बताने की भी क्या जरूरत थी? जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। वो बुरा मनाए बगैर बोली, अगर गलाक नहीं दे सकते तो मुझे सरदार भाई वाला पिस्तौल ही दे दो। ये लो। इस मर्तबा भी बगैर किसी हुज्जत के मैंने गलाक मां सैलेंसर के होल्स्टर से निकाल कर उसकी जानिब बढ़ा दिया। उसके चेहरे पर हैरत के आसार दमुदार हुए, मगर उसके होंठों से शुक्रिया वगैरह का कलमा अदा नहीं हुआ था। पिस्टल नेफे में अड़से हुए वो कमांडर नसरुल्लाह के दरवाजे पर दस्तक देने लगी, जबकि मैं बैठक के दरवाजे पर लगा ताला खोलने लगा। मेरा दिमाग उसी को सोच रहा था। पहले मैं शद्दोमत से इसे जान छुड़ाना चाह रहा था, लेकिन मेजर औरंगजेब तक इसका हाल पहुंचाने के बाद न जाने क्यों एकदम मैं जहनी तौर पर उसके साथ काम करने पर तैयार हो गया था। पहले मैं उसकी खूबसूरती से डरा हुआ था, लेकिन फिर बहुत सोचने के बाद मेरे दिमाग में यही बात आई थी कि इसी तरह अगर मैं हर खूबसूरत लड़की का सामना करने से डरता रहा तो जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यूं भी इस जैसी खतरनाक लड़की से मोहब्बत कोई बेवकूफ़ी कर सकता था, और सबसे बढ़कर वहां इससे बेहतर रहनुमाई करने वाला हमें मिल नहीं सकता था। थोड़ी देर बाद मोटरसाइकिल स्टार्ट होने की आवाज सुनकर मुझे मालूम हो गया था कि वो मोटरसाइकिल पर ही कहीं रवाना हो रही है। उसकी तस्दीक कमांडर नसरुल्लाह की आमद से हुई। वो मेरे लिए दिन का खाना लाया था। उसने खुद भी मेरे साथ ही खाना खाना पसंद किया था। इसी दौरान उसने पलवैशा के बारे में भी पूछ लिया कि पल्लू खान मोटरसाइकिल पर बैठकर कहाँ गया है। मैंने नफी में सर हिलाकर लाइल्मी का इजहार किया और उसने असबात में सर हिला दिया। अगले दिन दोपहर को वो वापस पहुंची, काफी खुश दिखाई दे रही थी। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे वापसी पर यहीं मिलोगे। खाली चारपाई पर बैठते हुए उसने बगैर लगी लिपटी कहा। मैं खामोशी से लेटा रहा। वो फौरन मतलब की बात पर आ गई। परसों अपना काम शुरू होगा। क्या मतलब? मैं पूछे बिना नहीं रह सका था। परसों सकलैन खान के बेटे की शादी है और सकलैन खान कबील खान का हलीफ है। तुम्हारा मतलब है वहां कबील खान आएगा? उसने वसूख से कहा, बिल्कुल आएगा। फिर तो वहां जाना पड़ेगा। मैं फौरन तैयार हो गया था, लेकिन ये याद रखना कि वो खबीस हर वक्त मुहाफिजों के नरके में होता है। वैसे यहाँ उसके मुखालिफ भी तो मौजूद होंगे। मेरा मतलब वो अकेला ही स्मगलर और दहशतगर्द तो नहीं है ना? बिल्कुल है, लेकिन उनमें एक भी ऐसा नहीं है कि खुलकर उसका सामना कर सके। सकलैन खान काफी बरसूख शख्स है, लेकिन उसके कबील खान के साथ बहुत अच्छे तल्लुकात हैं। अलबत्ता संगदिल खान महसूद के आदमियों का इसके आदमियों के साथ 2-3 बार फायरिंग का तबादला हो चुका है, पर बाद में सुलह वगैरह होगी। गो ये सुलह भी बस खानापुरी ही के लिए थी, लेकिन वो किसी और के लिए कबील खान के खिलाफ मैदान में नहीं उतर सकता। तुम वजीर हो के महसूद? वो मैनी के लहजे में बोली। तुम्हें इससे क्या लेना कि मैं वजीर हूँ या महसूद? मैं जलकर बोला, भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी कौम। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। वैसे किसी लड़की का कौम कबीला तब मालूम किया जाता है जब वहाँ रिश्ता भेजने का इरादा हो, और हमारे यहाँ तो लड़की के वालिदैन बहुत ज्यादा रकम मांगते हैं। अम्मी जान तो मेरा रिश्ता देने के लिए 50 लाख से 1 रुपया भी कम नहीं करेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम अगर मुझसे शादी कर लो तब भी कबील खान की मौत के बाद मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकती। मैं मुंह बनाते हुए बोला, तुमसे शादी करने से बेहतर है कि मैं खुदकुशी कर लूं। वो शौक लहजे में बोली, खुदकुशी की जहमत न करना, अपनी मौत का काम मुझ पर छोड़ दो। हम संगदिल खान महसूद के बारे बात कर रहे थे। मैंने गुफ्तगू का रुख असल मौजू की जानिब मोड़ा। उसकी बात मुकम्मल हो चुकी है और अब कबील खान को ठिकाने लगाने का लाहिया अमल सोचो।
इस बारे तुमने काफी कुछ सोच रखा होगा। हाँ, वो सामने आ गया तो यकीन करो मैं अपनी जान की परवाह किए बगैर उसे ठिकाने लगाने की कोशिश करूंगी। मेरे मुंह से बेसाख्ता फिसला, कोई बेवकूफी न करना। मेरे लहजे में शामिल फिक्रमंदी इससे ज्यादा खुद मुझे हैरान कर गई थी। उसने मुंह बनाते हुए कहा, इस बारे मुझे किसी के मशवरे की कोई जरूरत नहीं। मुझे खुद भी एहसास हो गया था कि मैंने ख्वाब फालतू की बात कर दी है। उसका खुश्क लहजा सुनकर मेरी खिफत में इजाफा हो गया था। मुझे खामोश पाकर वो बोली, शादी परसों है, इसलिए कल ही निकल चलेंगे। मैं इस मर्तबा भी खामोश लेटा छत में लगे शहतीरों को घूरता रहा। तुम शायद इसलिए परेशान हो कि मेरी वजह से तुम पर कोई मुसीबत न आ जाए, है ना? मेरी खामोशी भी उससे चुप पर आमादा नहीं कर पा रही थी। अगर तुम्हें जुबान पर काबू रखना आता तो यकीनन तुम्हें साथ रखने के फैसले पर मुझे पछताना न पड़ता। वो कहकर लगाते हुए बोली, इसीलिए तो कहती हूँ मुस्तकबिल के पछतावों से बचने के लिए तुम्हें अम्मी जान से बात कर लेना चाहिए। मेरे कहने पर वो 50 लाख से चंद हजार कम करने पर राजी हो जाएगी और मेरे लिए भी आसानी रहेगी कि कबील खान की मौत के बाद तुम्हें ढूंढने की जहमत से बच जाऊंगी। मैंने तंजिया लहजे में कहा, वैसे तुम्हें किस बेवकूफ ने यह कहा है कि तुम खूबसूरत हो? इतनी जल्दी अपने कहे अल्फाज तुम्हें भूल गए हैं? उसने मेरी सरदार से की गुफ्तगू याद दिलाई। सिवाय बकवास करने के तुम्हें कुछ नहीं आता। करवट बदल कर मैंने सर पर चादर रख ली थी। वो जल्दी से बोली, बात सुनो, लेकिन उसे मैंने जवाब देना जरूरी नहीं समझा था। वो दोबारा बोली, राजा जीशान हैदर साहब, उठ जाओ, बाजार तक जाना है। मैंने चेहरे से कपड़ा हटाने की जहमत किए बगैर कहा, तो मना किसने किया है, जाओ ना। वो मिसर हुई, नहीं, तुम्हारा साथ जाना बहुत जरूरी है। फजूल गोई से परहेज करो, ये ना हो मैं सचमुच तुम्हें यहाँ से दफा हो जाने का कह दूं। यानी पहले तुम मजाक में मुझे चले जाने का कह रहे थे, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा अंदाजा सही है कि तुम शुरू से मुझ पर बुरी नजर रखे हुए हो। पलवैशा, फजूल गोई की कोई हद होती है। मैं चिढ़ गया था। तुम्हारी इतला के लिए अर्ज है कि मेरा नाम पलवैशा खान वजीर है। बाकी बाजार तक तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। मैं बिगड़ कर बोला, जबरदस्ती है क्या? वो बेतकल्फी से मेरी चारपाई पर बैठते हुए बोली, चलो ना। मैं उठकर उससे जरा सा फासला पैदा करते हुए बोला, तुम में लड़कियों वाली तो कोई बात ही नहीं है। वो इत्मीनान से बोली, तो मैंने कब कहा है कि मैं लड़की हूँ? क्या तुम्हारे बाल छोटे करवाने, जेवर ना पहनने या मर्दाना लिबास इस्तेमाल करने से तुम लड़का बन जाओगी? राजा साहब, ये इखलाक सुधारने का काम मेरे बड़ों के लिए छोड़ दो और उठो, मेरे साथ बाजार चलो। कल से तुम जाने कहां कहां से घूम फिर कर आ रही हो। बाजार तक अकेले जाने में क्या कबाहत है? तुमने चलना है कि नहीं? मेरे सवाल का जवाब वो गोल कर गई थी। अगर मैं ना कहूं तो फिर मैं उस वक्त तक कहती रहूंगी जब तक तुम मेरे साथ चल नहीं पड़ते। सुना था औरतें मुसीबत और परेशानी का दूसरा नाम है। मैंने पाँव में चप्पल डालते हुए तल्ख लहजे में कहा। वो मुंह बनाकर बोली, ये बात बीवियों के मुतल्लक कही जाती है और मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, समझे? औरत तो हो ना? नहीं, तुम्हारे लिए औरत भी नहीं हूँ, मर्द हूँ। अगर शक है तो आ जाओ मैदान में। मैंने तंजिया लहजे में कहा, यकीनन तुम्हारे जबड़े ठीक हो गए होंगे। बड़ा तंज कर रहे हो। बंधी हुई लड़की पर तशद्दुद करना यकीनन एक कारनामा ही तो है। अच्छा, अब टैंट करना बंद करो और चलो। मैं बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने खामोशी से मेरी तलकीद में कदम बढ़ा दिए थे। मेरी तलख और तंजिया बातों का उस ढेर पर कोई असर नहीं होता था। मैंने बैठक का दरवाजा बंद करके ताला लगाते हुए पूछा, तुमने मेरा पिस्तौल वापस नहीं किया? वो बेपरवाही से बोली, तुम दूसरा खरीद लेना। मैंने उसे शर्मिंदा करने की कोशिश की। जानती भी हो उसकी कीमत कितनी है? जानती हूँ तो वापस नहीं कर रही ना। उसके लहजे में शामिल इत्मीनान मुझे तपा गया था। फिर तुमने सोच भी कैसे लिया कि इतना कीमती पिस्तौल मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा? उसने इंकिशाफ किया, ये मेरा मुआवजा है। क्या? मैं हैरानी से उछल पड़ा था। तुम्हारी मिन्नतें सुनकर तुम्हें साथ रखा और अब तुम्हें मुआवजा चाहिए? वाह, क्या अंदाज है। तो मेरे कहने से क्या फर्क पड़ता है? हर आदमी नौकरी के हसूल के लिए नौकरी देने वाले की मिन्नतें करता है। मैं गहरा सांस लेते हुए खामोश हो गया। बाजार में घुसते ही उसने एक हजाम की दुकान की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैंने बाल छोटे करवाने हैं। अब कौन से इतने बड़े हैं? अगर मेरे बाल थोड़े से भी लंबे हो गए तो मैं बिल्कुल लड़की लगने लगूंगी। तो क्या? इस सवाल के जवाब का वक्त मेरे पास नहीं है। वो हजाम की दुकान की तरफ बढ़ गई। बूढ़े हजाम को उसने बाल छोटे करने का कहा। मैं खामोशी से एक जानिब बैठ गया। बाल बनवाते ही वो मुझसे मुखातिब हुई, हजाम चचा को पैसे दे दो। कड़ी नजरों से उसे घूरते हुए मैंने 50 का नोट हजाम की तरफ बढ़ा दिया। दुकान से बाहर आते ही वो कहने लगी, मुझे शादी के लिए नए कपड़े लेके दो। मैं जानता था कि उसे शर्मिंदा करने से कोई फायदा हासिल नहीं होना था, इसके बावजूद खामोश नहीं रह सका था। तुम्हें कल 20,000 दिए थे, वो कहाँ गए? जानते हो, तुम्हारी मिसाल बिल्कुल उस बकरी की सी है जो दूध तो देती है मगर मेगनिया डालकर सारा मजा किरकिरा कर देती है। तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही लंबी होती जा रही है। जाओ, नहीं खरीद कर देता। ठीक है, वापस चलो। वो बैठक की जानिब मुड़ गई। मुझे हल्की सी निदामत हुई मगर मैंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की थी। रास्ते में हम खामोशी से चलते रहे। बैठक में दाखिल होते ही वो तो गुसलखाने में घुसकर नहाने लगी और मैं चारपाई पर जाकर लेट गया। गुसलखाने से बरामद होकर वो भी खामोशी से चारपाई पर आकर लेट गई। चंद लम्हों के बाद मेरा नाम लिए बगैर उसकी दुख भरी आवाज उभरी,
अम्मी जान और मेरा छोटा भाई पिछले 8-9 साल से रिश्ते के एक मामू के घर पर रह रहे हैं। मामू खुद भी गरीब आदमी है। अम्मी जान ईद उल फितर पर कपड़ों का एक जोड़ा खरीदती हैं और पूरा साल इसी में गुजारती हैं। छोटे भाई ने शायद ही कभी खिलौने का मुंह देखा हो, तुमसे इसीलिए बेगैरत होकर पैसे मांगे। हालांकि तुम जैसे आदमी से पैसे मांगना अपनी अना के गले पर छुरी चलाने के मुतरादिफ है। और अब नए कपड़ों का भी इसलिए कह रही थी कि कल सकलैन खान की बेटी की शादी में शिरकत के लिए जा रहे हैं, कम अज कम हुलिया तो बारातियों का बन जाए। उसकी बात सुनकर मुझे शदीद नदामत महसूस हुई, मगर नदामत जाहिर किए बगैर मैंने गुस्से से कहा, तो ये बकवास पहले भी की जा सकती थी। वो तुर्की बोली, तो अब कर दी है ना। अच्छा चलो उठो। मैं दोबारा उठ बैठा। वो मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो अब मेरे साथ चलने पर तैयार होगी, मगर वो बगैर कुछ कहे मेरे साथ जाने पर तैयार होगी। वो ऐसी ही थी, फजूल नाराजी में वक्त जाया नहीं करती थी, या शायद उसे अपनी अहमियत ही का अंदाजा नहीं था। सकलैन खान के बेटे की शादी में जाने के लिए कमांडर अब्दुल्ला की मोटरसाइकिल हमारे काम आई थी। वहां तक जाने के लिए हमें अलाम खील से गुजर कर जाना पड़ा। उसके गांव का नाम डंबरियानी था। उसकी बैठक किसी वसी और अरीज हवेली से भी ज्यादा रकबे में फैली हुई थी। शादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी थी। भारी भरकम तनोतोष का मालिक सकलैन खान हमें बैठक ही में अपने आदमियों के झुरमट में नजर आ गया। हमें खंदा पेशानी से खुशामदीद कहते हुए उसने एक मुलाजिम को खाना लाने का हुक्म दिया। दोपहर का वक्त होने की वजह से उसने हमसे पूछने की जहमत ही नहीं की थी और ना ये पूछा था कि हम आए कहां से हैं। इस इलाके की खूबियों में एक बड़ी खूबी मेहमान नवाजी भी है। मुलाजिम हमें एक कमरे में ले गया जहां कुछ और लोग भी खाना खाने में मशगूल थे। खाना खाकर हम बाहर आए और सकलैन खान की सजाई हुई महफिल में बैठ गए। वहाँ उसके मुहाफिजों के अलावा और भी काफी लोग मौजूद थे। उस वक्त जोरों शोर से ये बहस हो रही थी कि कल किस गवैये को बुलाया जाए। इसमें करीबन तमाम आदमी अपनी अपनी राय पेश कर रहे थे। सकलैन खान ने हम दोनों से भी पूछा। जवाबन पलवैशा ने एक खातून गुलकार का नाम ले दिया था। रात का खाना वगैरह खाकर जब मकामी लोग घरों को लौटने लगे, तभी सकलैन खान ने सरसरी अंदाज में हमसे पूछ लिया था कि हम कहाँ से तशरीफ लाए हैं। हम शामून से आए हैं। हाजी अरसलान गुल मेरे चचा जान हैं। उनकी तबीयत नासाज थी, इसलिए उसने मेरे हाथ अपनी मुआजरत भिजवाई है। और ये मेरे दोस्त हैं, इनका ताल्लुक मर्दान से है। पलवैशा ने फौरन अपना और मेरा तारुफ करवा दिया। हाजी अरसलान सकलैन खान के चेहरे पर सोच के आसार नमूदार हुए और फिर वो असबात में सर हिलाते हुए कहने लगा, अच्छा शामून वाले हाजी अरसलान गुल साहब, वैसे क्या हुआ उन्हें? तबीयत ज्यादा खराब तो नहीं है? नहीं चचा जान, अब काफी बेहतर है, लेकिन सफर करने के काबिल नहीं थे। चलो वापसी पर मेरी जानिब से पूछ लेना, शादी के हंगामे निपटा कर शायद मैं शामून का चक्कर लगा लूं। जरूर चचा जान। वो खुश दिली से मुस्कुराई। आपको हमेशा खुशामदीद कहा जाएगा। ठीक है, आप लोग आराम करो। वो उठकर बैठक के दाखिली दरवाजे की जानिब बढ़ गया। मुहाफिजों ने उसको तीन इतराफ से घेर लिया था। उसके दूर जाते ही मैंने पलवैशा से पूछा, ये हाजी अरसलान गुल कौन है? वो मुस्कुराई। पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं का? मैंने हैरानी से पूछा। मतलब ये कि मैंने फर्जी नाम लिया है और सकलैन खान जैसे बड़े सरदारों के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो छोटे छोटे लोगों को उनके नाम से याद करते फिरे। मैंने परेशान होकर कहा, मरवाना तेना। वो शोखी से बोली, नहीं, तुम्हें मेरे अलावा कोई हाथ भी नहीं लगा सकता और मैं भी कबील खान की हलाकत के बाद तुमसे निपटूंगी। मैं चिढ़कर बोला, बकवास करने का कोई मौका हाथ से जाने न देना। तुम्हें ये बकवास लग रही है? इस खबीज को मरने दो, फिर पता चल जाएगा। फजूल औरत। कहकर मैं सोने के लिए कमरे की तरफ चल दिया। वहाँ हर कमरे में 5-6 आदमी सोए थे। हम दोनों भी एक कमरे में घुसकर सो गए। अगले रोज सूरज उबरते ही शादी के हंगामे शुरू हो गए थे। सकलैन खान का बेटा दिलदार खान ऊंचे लंबे कद का बारोब नौजवान था। छोटी दाढ़ी और कंधों पर बिखरी हुई घनी जुल्फें उसकी वजाहत में इजाफा कर रही थी। गवैये ने रात को आना था। रात 12 बजे के बाद नाचने गाने वाली तवाइफों का प्रोग्राम था, लेकिन ये महफिल चीदा मखसूस अफराद के लिए थी। हम दोनों की कोशिश यही थी कि उस महफिल में बैठने की इजाजत हासिल कर सकें। 10 बजे पश्तों के खूबसूरत साज साउंड सिस्टम पर बजने लगे। देखते ही देखते मंचले नौजवान इन खूबसूरत धुनों पर नाचने लगे। पलवैशा मेरे साथ ही बैठी थी। इस वक्त मेरी हैरानी की इंतहा न रही जब मैंने उसे नाचते हुए नौजवान का रुख करते देखा। पस्तौल वो मेरी गोद में फेंक कर गई थी। अगले हिले में वो थिरकते हुए उनमें शामिल होगी। उसकी बदन की लचक, हाथ पांव की हम आहंगी, खूबसूरत अंदाज में दायरे में चक्कर काटना एक अजीब खुशकुन मंजर था। देखने वाले उसे एक नोखेज लड़का ही समझ रहे थे। ये तो सिर्फ मैं ही जानता था कि वो लड़की है और इस वजह से मुझ पर उसका नाचना कुछ ज्यादा ही असरअंदाज हो रहा था। कई बार मैंने उसके बदन से नजरें चुरा कर दाएं बाएं देखने की कोशिश की, लेकिन कामयाब न हो सका। थोड़ी ही देर में तमाम लड़कों ने पलवैशा के लिए मैदान खाली कर दिया था। उसके महसूर कुन डांस ने जल्दी ही तमाम की तवज्जो अपनी जानिब समेट ली थी। वो काफी देर नाचती रही। शौकीन हजरात ने बेतहाशा पैसे फेंकने शुरू कर दिए, जिन्हें समेटने के लिए मकामी मिरासी मौजूद था। वक्त जैसे थम गया था। धुन बदलते ही उसके हाथ पांव और दरमियानी बदन की हरकत भी तब्दील हो जाती थी।
काफी देर गुजर गई, शायद वो थकना जानती ही नहीं थी। ये बात तो मुझे इससे लड़ते वक्त भी मालूम हो गई थी कि इसमें बला की जान है। घंटा डेढ़ मुसलसल नाचना कितना मुश्किल है, इस बारे वो ही जानते हैं जिनका ये पेशा है। मैं तो बस अंदाजा ही लगा सकता था। उसका डांस खत्म होते ही शोर मच गया था। वो सीधा मेरे पास पहुंची, पसीना धारों की सूरत में उसके चेहरे और गर्दन पर बह रहा था, लेकिन उसका सांस बिल्कुल हमवार था। दिलदार खान भी उसका डांस बड़े शौक से देखता रहा था। उसे वापस आते देखकर वो अपनी जगह से उठा और जेब से कई बड़े नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाता हुआ बोला, शाबाश जवान, दिल खुश कर दिया। पलवैशा ने इत्मीनान से उसके हाथ से तमाम नोट लेकर अपनी जेब में डाल लिए थे। वैसे यही कारोबार करो, काफी कमाई कर लोगी। चारपाई पर वो मेरे साथ अकेली ही बैठी थी, इसलिए मैंने उसे शर्मिंदा करने का मौका हाथ से जाने न दिया। अच्छा मशवरा है, लेकिन पहले कबील खान और तुम्हें कत्ल कर दूं, फिर इस बारे में कुछ सोचूंगी। बेहया, न जाने क्यों मुझे उसकी इस हरकत पर गुस्सा आ रहा था। ये जो फौजी होते हैं ना, नौकरी पर आते हुए अकल घर छोड़ाते हैं। बेवकूफ इंसान रात की खुसूसी महफिल में शमूलियत के लिए जमीन हमवार कर रही थी। अब दूल्हे मियाँ को मेरा नाचना पसंद आ गया है, यकीनन वो मुझे और मेरे दोस्त को खुसूसी महफिल में शमूलियत का परवाना अता कर देगा। मेरी नागवारी और गुस्सा उसे भी महसूस हो गया था, और अजीब बात है कि अपने अमल की तुझी में उसने 1 मिनट की देर भी नहीं लगाई थी। सच कहो, तुम इसलिए ही नाचने गई थी ना? मुझे उसकी बात पर यकीन था, लेकिन उसके बावजूद मैं हुज्जत करने से बाज नहीं आया था। हाँ, मुझे मालूम था कि तमाम मेरी जानब मुतवज्जा हो जाएंगे। खूबसूरत लड़के यहाँ किसी भी तरह लड़कियों से कम अहमियत नहीं रखते। बड़ी आए खूबसूरत, मैंने तंजिया अंदाज में कहा, लेकिन ये मेरा तंज मेरे हल्क से नीचे नहीं उतर सका था। उसका मुहना चेहरा किसी की तारीफ का मोहताज नहीं था। वो क्या कहते हैं कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो शौक लहजे में बोली। वैसे तुम यूं आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे, गोया इससे पहले किसी लड़की को नाचते हुए नहीं देखा। ये तो सच है, मैंने कभी किसी लड़की को नाचते नहीं देखा, मगर तुम लड़की कब हो? सही कहा, इत्मीनान भरे अंदाज में कहते हुए उसने मेरी गोद में पड़ी चादर उठाई और अपना पसीना पूछने लगी। मैं तल्ख होता हुआ बोला, कितनी बार मना किया है कि मेरी चीज को बगैर पूछे इस्तेमाल न किया करो। जिस दिन दिल से कहोगे ना, नहीं करूंगी। और मैं अफसोस भरे अंदाज में सर हिलाता हुआ दूसरी जानब मुतवज्जा हो गया। यूं भी वो इंतहाई दर्जे की ढीठ थी। मेरा पिस्तौल इधर करो। पसीना साफ करके उसने मेरी जानब हाथ बढ़ाया और मैंने खामोशी से गलाक उसकी तरफ बढ़ा दिया। मेरे पास इस वक्त पलवैशा की SMG मौजूद थी। चाइना की बनी हुई फोल्डिंग बट वाली गन थी। सरदार वाला ब्रीटा भी मैं कमांडर नसरुल्लाह की बैठक ही में छोड़ाया था। दोपहर के खाने के वक्त ढोल बाजे को खामोशी नसीब हुई। नमाज जोर के बाद एक बार फिर तैयारियां होने लगी। यूं भी धूप से बचने के लिए बहुत बड़ा शामियाना लगाया गया था। पलवैशा खाना खाकर गायब हो गई थी। न मैंने पूछा कि कहाँ जा रही हूँ, न उसने बताने की जहमत की। मैं वहीं कमरे में तकिए से टेक लगाकर चारपाई पर ढेर हो गया। शादी का असल हंगामा नुमा असर के बाद ही शुरू होना था। घंटे डेढ़ बाद ही मुझे पलवैशा की सूरत नजर आई। उसने कमरे के दरवाजे से झांक कर अंदर निगाह दौड़ाई और मुझे तकिए से टेक लगाए देखकर अंदर घुस आई। यकीनन मेरी तलाश में उसने दूसरे कमरों में भी झांका होगा। मेरे साथ चारपाई पर बैठते हुए संजीदा लहजे में बोली, एक बुरी खबर है। मैंने तंजिया लहजे में कहा, तुम्हारे मुंह से पहले भी कभी अच्छी खबर नहीं सुनी और कमरे में तमाम चारपाइयां खाली पड़ी हैं। मेरे साथ बैठना जरूरी था क्या? तुम्हें खुश करने के लिए बैठती हूँ। तुम जितनी दूर होती हो मैं उतना खुश होता हूँ। झूठ बोलना भी नहीं आता, उसने मुंह बनाया। तुम्हें तो आता है ना, और यही काफी है। अच्छा, जो मैं खबर लाई हूँ वो सुनो, उसने डांटने के अंदाज में कहा। मेरे पास से उठने की कोशिश उसने नहीं की थी। फरमाओ, वो खबीज शादी में शिरकत के लिए नहीं आ रहा क्या? मैंने बदमजगी से पूछा। सही कह रही हूँ, मैं मुकम्मल छानबीन करके आई हूँ और इस वक्त वो अफगानिस्तान में है। फिर तो वापस चलना चाहिए। वो नफी में सर हिलाते हुए बोली, नहीं, मेरे जहन में एक और तजवीज है। क्या? सकलैन खान एक तगड़ी असामी है और मैं चाहती हूँ कि कबील खान और सकलैन खान के दरमियान थोड़ी बहुत चपकलिश पैदा की जाए, जिसे बाद में हम बढ़ा देंगे। और इससे हमें क्या मिलेगा? बहुत कुछ। उसका एक ताकतवर हलीफ अगर हरीफ बन जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा। तो ये चपकलिश पैदा कैसे होगी? एक तरीका है तो सही, अगर तुम हिम्मत कर सको। बोलती रहो, उसने बेबाक लहजे में तफसील बताते हुए कहा। कबील खान के लश्कर का एक अहम कमांडर अनारगुल यहाँ आया हुआ है और ये इंतहाई दर्जे का बद किरदार शख्स है। कमीना औरतों से ज्यादा कम सिन लड़कों में दिलचस्पी रखता है। अगर मैं दोपहर की तरह नाचते हुए खुद को सस्ता बनाकर पेश करूं तो ये मुमकिन ही नहीं है कि वो मुझे छेड़ने से बाज रह सके। वो लामुहाला मुझे छेड़ने की कोशिश करेगा। इस वक्त मैं हंगामा खड़ा कर दूंगी और तुम फौरन गैरत का मुजाहरा करते हुए उसके सर में गोली उतार देना, क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और इस तरह गैरत खाकर गोली चलाना भी कोई नई बात नहीं है। इसलिए हंगामा तो होगा, लेकिन इसका नतीजा हमारे हक में निकलेगा। सबसे बढ़कर हम सकलैन खान के मेहमान हैं और अपने मेहमानों को वो किसी सूरत कबील खान के आदमियों के हवाले नहीं करेगा।
अनारगुल भी इन मामलात में शैतान की तरह बदनाम है। मैं गहरे तन से बोला, गोया अब तुमने कबील खान के कत्ल से पहले मुझे मरवाने का मंसूबा सोच लिया है। वो मुझे हौसला देते हुए बोली, राजा कुछ भी नहीं होगा, तुम हिम्मत तो करो। और तुम इतनी हूर परी कब से हो गई हो कि तुम्हें देखकर अनारगुल जैसी गंदी जहनियत का आदमी आपे से बाहर हो जाएगा। वो एतमाद से बोली, जिस बात में तुम्हें शक नहीं उस पर सवाल मत उठाओ। अच्छा, अगर मेरी गोली चलाने के बाद उसके आदमियों ने भी फायर खोल दिया, तब सकलैन खान किस जादू से मेरी जान बचाएगा? और तुम्हारी आंखों में तो मैं यूं भी खटक रहा हूँ। अनारगुल कबील खान नहीं है, उसके दाएं बाएं मुहाफिज मौजूद होते हैं। बाकी कबील खान के जो आदमी शादी में शिरकत के लिए आए हुए हैं, उनमें से कोई किस वजह से अनारगुल की इतनी तरफदारी करेगा कि तुम पर गोली चला दे? अलबत्ता कबील खान जरूर इस बात को बुनियाद बनाकर सकलैन खान से हमारा मुतालबा करेगा, और इस वक्त सकलैन चाह कर भी हमें कबील खान के हवाले नहीं करेगा, क्योंकि हम उसके पास नहीं होंगे। जबकि कबील खान यही समझेगा कि सकलैन खान ने उसके मुजरमों को पनाह दे रखी है या उन्हें कहीं दूर भिजवा दिया है। मैं लगी लिपटी रखे बगैर बोला, वैसे अब तक मैं यही समझता आ रहा था कि ख्याली पुलाव सिर्फ शेख चिली ही पकाता रहा है। आज ये गलतफहमी भी दूर हो गई है। बेवकूफ, कबील खान जैसे लोगों के नजदीक अपने आदमियों की अहमियत इस वक्त तक होती है जब तक वो जिंदा हो। इसके लिए वो सकलैन खान जैसे सरदार से नहीं झगड़ सकता। दूसरा, ये फिल्मी तरीके अपने पास रखो। फिलहाल मेरा मरने का कोई इरादा नहीं है। वो अज़म से बोली, मैंने आज अनारगुल को ठिकाने लगाना है और ये बात मैं तय कर चुकी हूँ।